बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। और फ्राइडे दोपहर तक आते आते कुछ लोग थक जाते हैं, कुछ लोग चीयरफुल होते हैं। मार्केट आज थोड़ा सा थका हुआ सा फील कर रहा है और खैर भागा काफ़ी मार्केट, कल परसों में तो बहुत ही भागा, तो बनता है इतना थोड़ा सा रेस्ट करना। और वीकेंड पे शायद मार्केट भी एक अपने आप को रिफ़्रेश करे और उसके बाद मंडे को एक फ्रेश दौड़ लगाए, इसकी पॉसिबिलिटी रहेगी। खैर अभी के लिए अच्छा वीक रहा मार्केट के लिए। वीरू ऑलरेडी वीकेंड मोड में आ चुके हैं, क्लियरली दिख रहा है। चलिए और सर वीकेंड मूड में आप दिख रहे हैं, हम एकदम ब्लेजर में, आप एकदम लाइट मोटेड ओनली शर्ट एंड ऑल। तो खैर मैं हर फ्राइडे को पहनता हूँ, लेकिन मैं देख रहा था वीरू का एकदम, वीरू की फिटनेस एकदम बढ़ती जा रही है, एकदम फिट हो गए हैं वीरू। दिख रहा है वीरू का जो एफर्ट है ना, वो दिखाई दे रहा है। हाँ चलिए, मार्केट भी फिट है वैसे, आज थोड़ी सी थकान है, कोई बात नहीं है। शो की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। न्यू हाई लगाने के बाद बाजार में कंसोलिडेशन, हालांकि बैंक निफ्टी में तेजी का मोमेंटम कायम, आज भी बनाया न्यू हाई। निफ्टी 26,200 के ऊपर टिका, लेकिन मिड और स्मॉल कैप पर हल्का दबाव। इधर इंडिया विक्स करीब 5% नीचे। आज बिग स्टॉक स्पॉटलाइट और ChatGPT पड़े सटीक। HSBC की बुलिश रिपोर्ट से हिंडाल्को में चमक, साथ ही जायडस लाइफ में खरीदारी। वहीं कल का बिग स्टॉक पेटीएम वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार। उधर स्पॉटलाइट लॉरस लैब्स भागा और ChatGPT मदरसन, LTI माइंट्री और सन फार्मा में भी रौनक कायम। ऑटो और मेटल शेयरों में खरीदारी, करीब 2 से 3% चले M&M और हिंदुस्तान जिंक, साथ ही फार्मा FMCG में भी रौनक, लेकिन कैपिटल मार्केट NBFCs और एनर्जी में कमजोरी। MCX और श्रीराम फाइनेंस F&O के टॉप लूजर्स में शामिल। उम्मीद से कम ट्रांसमिशन टैरिफ बढ़ने से गेल टूटा, शेयर करीब 5% टूट कर वायदा के टॉप लूजर्स में हुआ शुमार। उधर 33% बढ़ोतरी की मांग के मुकाबले PNGRBA ने सिर्फ 12% की टैरिफ में बढ़ोतरी। बिग स्टॉक्स में शेयर पर किया गया था सटीक एनालिसिस। जेफरीज की बुलिश रिपोर्ट से 52 वीक हाई पर पहुंचा रिलायंस। जेफरीज ने 14% ऊपर के दिए टारगेट, कहा FY26 की शुरुआत से तीनों बिजनेस में दिख रही है डबल डिजिट ग्रोथ। अदानी ग्रुप के शुरू में आज चौतरफा खरीदारी। अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट्स निफ्टी के टॉप गेनर्स में हुए शुमार। उधर अदानी ग्रीन, अदानी गैस और अदानी एनर्जी में भी अच्छी मजबूती कायम। और 2013 से NSCL घोटाले में फंसे ट्रेडर्स को NCLT से मिली बड़ी राहत। NCLT ने NSCL और क्रेडिटर्स के बीच सेटलमेंट को मंजूरी दी। करीब 5700 ट्रेडर्स को होगा 1950 करोड़ का पेमेंट। 63 मूव्स में 13% की तेजी। ओके, चलिए फिर अब शो की शुरुआत करेंगे। और देखिए निफ्टी इस समय आप 108 पॉइंट की रेंज में घूमा है कुल मिलाकर। 108 पॉइंट का मतलब होता है आधा % भी नहीं, एक्चुअली 0.4%। उस तरीके की रेंज में आप आज घूमे हैं मार्केट में। और बैंक निफ्टी का भी अमूमन यही हाल है अगर आप देखें। हालांकि एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि दोनों इंडेक्स ने रिस्पेक्ट किया है लोअर एंड्स को, बाय जोन को। निफ्टी ने तो खास तौर से वो 26,175 की बात हुई थी, 26,172 से ही घूमा। हालांकि 280 तक जाने के बाद टिक नहीं पाया, ये बात भी ज़रूरी है। शायद 26,300 के ऊपर निकलने की मार्केट वेट कर रहा है, उसके ऊपर एक बड़ी तेज़ी की पॉसिबिलिटी रहेगी। लेकिन ऑल सेड एंड डन ये हफ्ता बाज़ार के लिए बढ़िया रहा है, कोई कंप्लेन नहीं है। और इस हफ्ते का नाम लिखा जाएगा लास्ट वीक ऑफ नवंबर फॉर मेकिंग न्यू ऑल टाइम हाई। और एक चीज़ है, 2025 पूरा हमने बिताया विदाउट ऑल टाइम हाई, फाइनली जाते जाते ऑल टाइम हाई के दीदार हो गए, ये अच्छी बात है। और अगले हफ्ते ऑब्वियसली मार्केट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्यूज़ हैं, जैसे हम सुबह भी डिस्कस कर रहे थे, कुछ और डिस्कस भी करेंगे डिटेल में, लेकिन क्यूज़ काफ़ी है मार्केट के पास। श्रेया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मार्केट के पास नेक्स्ट वीक के लिए क्यूज है। आज थोड़ा सुस्ताया मार्केट, लेकिन जैसा कि आपने मेंशन किया, बड़ा काम किया है इस हफ्ते, लाइफ टाइम हाई टच किया है निफ्टी ने। लेकिन गौर करेंगे आप, कल भी मैंने सवाल किया था मिड और स्मॉल को लेकर, आज वहाँ पे थोड़ी सुस्ती ज़्यादा है कंपैरेटिवली इंडिसेस से। क्या मार्केट पे अब अप्रोच नेक्स्ट वीक में भी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं, पॉजिटिव रहना चाहिए फिलहाल मार्केट में?
पॉजिटिव तो वैसे भी हमेशा रहना चाहिए, लेकिन मार्केट में तो अभी इस समय पॉजिटिव ही रहना है वैसे श्रेया। लेकिन देखिए, बने रहें मार्केट में जब तक मार्केट ना निकाले। मार्केट कब निकालेगा? जब आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कब हिट होगा? जब आप 26,000 के नीचे आ जाएंगे। जब तक वो ना हो तब तक बने रहें और हर गिरावट में पोजीशन ऐड करें। आज जो जीडीपी के नंबर्स आएंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि जैसे हम सुबह भी डिस्कस कर रहे थे, एक रीअफर्मेशन मिल जाएगा उससे कि जीएसटी कट का जो बेनिफिट था वो कितना मिला, कितना नहीं मिला। इसके बाद आप ध्यान रखिएगा, जब हम मंडे मॉर्निंग को आएंगे तब हम ऑटो सेल्स उसके भी आंकड़े देख रहे होंगे। वो बहुत क्रूशियल आंकड़ा होगा। मैं लिखना भूल गया इसको ग्राफिक्स में, लेकिन कुछ देर में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। तो ऑटो सेल्स के आंकड़े होंगे। आरबीआई की ऑल इम्पॉर्टेंट एमपीसी की बैठक होनी है, जिसमें मोस्ट लाइकली, हालांकि अभी कहना टफ है, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन मार्केट लेके चलेगा कि शायद एक और 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट का तोहफा गवर्नर साहब देने वाले हैं यहाँ पर। इसीलिए बैंक निफ्टी अगर आप देखें अभी भी सबसे स्ट्रांग है। पूरे दिन बैंक निफ्टी ग्रीन में ही रहा है, भले ही बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन रहा ग्रीन में ही है। निफ्टी की जहाँ तक बात है, निफ्टी पर सपोर्ट रहेगा 26,075 से 26,125, जो आज सुबह भी हमने मेंशन किया था। सुबह भी हमारे यही बाय जोन था श्रेया। और रेजिस्टेंस रहेगी करीब 26,300 से 26,350। आज ऑब्वियसली अब तक तो हम उस लेवल पर नहीं जा पाए हैं। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में भी मेरा व्यू यही रहेगा कि यहाँ पर अभी आप बने रहें 60,000 के ऊपर। एक बार 60,000 निकले उसके बाद रिविजिट करेंगे, लेकिन अभी और ऊपर के बहुत बड़े टारगेट बाकी हैं। अब 59,500 का एक नया आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा आज के लो के जस्ट 100 पॉइंट नीचे। वेरी गुड आफ्टरनून। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन क्या रहा आज? अनुज, गुड आफ्टरनून। अनुज, मैं एक चीज़ को देखा था बहुत बारीकी से। निफ्टी हेल्थ केयर, मतलब निफ्टी एट ऑल टाइम हाई, कौन कौन से सेक्टोरल इंडिसेस हैं जो इसके साथ एक पैरिटी एस्टेब्लिश कर रहे हैं? निफ्टी बैंक पहले ऑल टाइम हाई लगा चुका है, बट निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स इज अबाउट टू क्रॉस अ मल्टी-मंथ, मल्टी-ईयर रेंज। 21 अक्टूबर 2024 से लेकर अब तक की पूरी चैनल को बाइसेक्ट करने का जो अटेम्प्ट ले रहा है इंडेक्स, वो है निफ्टी हेल्थ केयर। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी फार्मा। निफ्टी फार्मा 21 जनवरी यानी मोटा मोटी CY25 के सबसे हाईएस्ट क्लस्टर पर। जब मैं इंडेक्स देख रहा था स्टॉक्स पिक करने से पहले, मेरे को ये नजर आया, तो इसीलिए मैंने पिक किया है एक स्ट्रॉन्ग और एक रिवर्सल कैंडिडेट। लॉरस, आज आपने भी सुबह टिप्पणी की थी अनुज इस पे, मैंने अपनी टीम में भी इंक्लूड किया था। लुक एट रिएक्शन 1037 पे। फार्मा में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बाइंग किसी स्टॉक में है तो वह है लॉरस। कैश में और फ्यूचर्स में देखिए करीब 4% ओआई लूज हुआ, यानी उसके मोमेंटम को देखने के बाद सारे के सारे सेलर्स बैकफुट पे, ह्यूज शॉर्ट कवरिंग, और इसने एक क्लासिकल राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट दिया 1031 पे। तो पहला सबसे स्ट्रॉन्ग, जब कहते हैं स्ट्रेंथ, दैट्स लॉरस। रिवर्सल कहां पर है? कौन से स्टॉक्स हैं जो अपने आप को एग्जॉस्टेड सा फील कर रहे हैं लोअर ट्रेजेक्टरीज में? दैट्स सिंजिन। मैं पिक करूंगा सिंजिन को। 647 पे ट्रेड कर रहा है। एक बार एक्टर साहब इसका ओआई रखिएगा। 10, 20 और इनफैक्ट 50, 3 एवरेजेस को पार किया ऐसे स्टॉक ने, और ये मल्टी मंथ इस रेंज में रहने के बाद एक अटेम्प्ट लेता हुआ अनुज इससे बाहर निकलने का। 1% ओआई लूज हुआ और 80,000 शेयर कम हुए। तो नजर रखनी है एक सिंजिन पे। बाकी एक अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में एक बहुत ही क्लासिकल ब्रेकआउट है, वो है अदानी पोर्ट्स, वेल सपोर्टेड बाय ऑप्शन एंड फ्यूचर स्टैट्स। इसमें एक टैड बुल लिक्विडेशन था टुवर्ड्स नवंबर एंड, लेकिन अब वो फाइनली ब्रेकआउट में कन्वर्ट हो गया। 1510 का वो ब्रेकआउट आ गया, प्लीज वाई रखिएगा। 13,000 शेयर कम हुए, लेकिन इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी, यानी पोस्ट अगस्त 2024 अब तक की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं। बस एक लास्ट, और वो जो एसआरएफ का रिवर्सल पकड़ा था, रिवर्सल में अभी भी बहुत जान है, अभी भी काफ़ी अच्छा खासा बिल्डअप एसआरएफ में 2925 पे। अनुज, एक बात मैं वही पूछ रहा था, मैं अभी जब बैठा ये सोचने के लिए, देखने के लिए और क्या चीज़ है जो बाजार की इस तेज़ी में अपना कंट्रीब्यूशन पुरजोर तरीके से देने को राजी है। पहले पीएसयू बैंक्स आए, फिर प्राइवेट बैंक्स में बाइंग आई, वो जो नहीं चला अब तक, वो जो अभी मोमेंटम में लौटने के कगार पे है, ऐसा क्या है? कुछ रीड किया आपने इस पर्सपेक्टिव से अनुज? देखिए फिर मार्केट में ना इस समय दिक्कत ये हो गई है कि आज मार्केट का मूड माहौल इतना ऑफ है कि थोड़ा सा कुछ भी ट्रेंड पिक करना मेरे लिए बहुत टफ हो रहा है। लेकिन मैं सच बताऊं तो अभी भी इस मार्केट में ट्रेंड वही हैं, और आज भी मैं यही कहूँगा आपको कि पीएसयू बैंक्स हर गिरावट में ऐड करें, मेटल्स हर गिरावट में ऐड करें, और अगर आप चाहें तो सेलेक्ट एनबीएफसीज वो हर गिरावट में ऐड करें। स्पेसिफिकली अगर आप पीएसयू बैंक्स की बात करें, मेरे ख्याल से ये एक पॉकेट है। आज भी आई थिंक हमने सुबह कैनरा बैंक की बात की थी। ये रेट कट
पूरी तरीके से प्राइस इन करके मुझे लग रहा है कि पॉलिसी में जाने वाला है। इनफैक्ट अगर आप निफ्टी PSU बैंक देखें, अब बैंक निफ्टी है F&O में, लेकिन निफ्टी PSU बैंक नहीं है अलग से, तो इसके लिए इसमें आपको ETF अप्रोच ही लगानी पड़ेगी यहाँ पर। लेकिन ये आई थिंक सबसे स्ट्रॉन्ग इंडेक्स है। आई थिंक 3 महीने का मूव देखिए इसका। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ वीरू, अगर आपने नोटिस की हो ना PSU बैंक्स में, अगर आप PSU बैंक्स का 3 महीने का चार्ट देखें 25% भागा है, और एक बार आप SBI का 3 महीने का चार्ट देखिए जरा, थोड़ी सी कहीं ना कहीं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई देगी। ये देखिए SBI करीब करीब 22% और उसके बावजूद PSU बैंक इंडेक्स करीब करीब 25-26% भागा। इसका मतलब जो एक्स ऑफ SBI है ना, वो बहुत ज़्यादा भागे हैं। जैसे कि कैनरा बैंक हमने दिखा दिया, आई थिंक इंडियन बैंक देखते हैं हम, मेरे ख्याल से वहाँ पर भी अभी आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला होगा 3 महीने में। तो आई थिंक ये सबसे क्लीन प्ले रहे हैं मेरे ख्याल से पिछले 3 महीने के। चलिए श्रेया के पास चलते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। श्रेया जी, अब मेरा सवाल ऑटो स्पेस को लेकर है। हालांकि मैंने कल भी आपसे सवाल किया था ऑटो स्पेस को लेकर, क्योंकि डिटेल में आपने PSU और NBFCs की चर्चा कर ली। ऑटो कल थोड़ा नरम था, आज देखिए अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और ऑटो सेल से पहले क्या यहाँ पे स्ट्रैटेजी बनाएं, क्योंकि एक अच्छा वेल्थ क्रिएटर इस स्टॉक्स ने दिया है अपने निवेशकों को। हम डेटा भी एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, ऑटो स्पेस से कई सारे काउंटर, आइशर मोटर्स जैसे इस पिछले शिखर से इस शिखर तक करीब 40% का रिटर्न। तो यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है आपका एक्चुअली, क्योंकि जैसे मैं कह रहा था, मैं थोड़ा सा भूल गया था उसको अपने पॉइंटर्स में डालने के लिए। लेकिन आई थिंक इस बार की जो सेल्स फिगर आएंगी ना, इसमें इफ्स एंड बट्स की कोई जगह नहीं है। अब जो नवंबर की सेल आएंगी वो प्योर एकदम GST कट के आई हुई रिटेल होलसेल का कोई नॉनसेंस नहीं, पूरा का पूरा जो दिवाली पीरियड वगैरह हो चुका है उसके बाद का एक वो डेटा आएगा। कुछ देर में यतिन के साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। लेकिन मार्केट की नज़र 2 स्टॉक्स पर रहेगी सबसे ज़्यादा, अशोक लेलैंड और हीरो मोटोकॉर्प। अशोक लेलैंड इसलिए क्योंकि लगातार इसने ऑल टाइम हाई लगाए हैं, लगातार पिछले क्वार्टर के नंबर्स भी अच्छे आए थे। हीरो इसलिए क्योंकि ये सबसे स्ट्रॉन्ग 2 व्हीलर स्टॉक रहा है और पिछले महीने इसके खराब सेल्स को मार्केट ने बेनिफिट ऑफ डाउट दिया था इस वजह से। तो बिल्कुल आई थिंक ऑटो सेल्स में मेरे ख्याल से ये 2 नंबर्स में सबसे ज़्यादा नजर रखूंगा, अशोक लेलैंड के नंबर्स और हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं श्रेया शो में। रफ्तार के घोड़े और फिसड्डी स्टॉक्स में कौन कौन से काउंटर्स आज शुमार किए हैं आपने? मतलब इनफैक्ट जो फैक्ट है वही बताएं, क्या दिखा? भूल गया था इसको मैं। बिल्कुल, देखिए रफ्तार का घोड़ा जहाँ तक बात है, सुदीप फार्मा आई थिंक काफ़ी शानदार लिस्टिंग हुई यहाँ पर। मेरे ख्याल से शायद वो खुद सरप्राइज होंगे, इतनी शानदार लिस्टिंग। 32% और वॉल्यूम देखिए, अब 3 करोड़ शेयर्स के वॉल्यूम्स हैं। तो ये पहला स्टॉक है क्लियरली। रिको ऑटो दूसरा स्टॉक है श्रेया। आज सुबह CNBC आवाज़ पर जो टॉप कैश कॉल्स थी उसमें शामिल था ये रिको ऑटो। आई थिंक 10% के मूव्स हैं आई थिंक इसमें यहाँ पर। आई थिंक एक सुबह हमारे पैनल ने पिक किया था, मैं भूल गया एग्जैक्टली किसने पिक की थी। और जी एंटरटेनमेंट तीसरा स्टॉक है, बाई चांस तीनों कैश स्टॉक आए। जी एंटरटेनमेंट बहुत समय के बाद मैंने इस तरीके के मूव्स देखे हैं वॉल्यूम के साथ। ऑलमोस्ट 52 वीक लो पे था ये स्टॉक। ये स्टॉक जब भी 100 के नीचे आता है ना, कोई बाय करने के लिए आता है इसको, क्योंकि इसमें वैल्यू काफ़ी हो जाती है उस वजह से। तो इस वजह से जी एंटरटेनमेंट ये मेरा तीसरा स्टॉक होगा। फिसड्डी स्टॉक्स पर आते हैं हम। गेल आज का एक्सीडेंट बात हुई थी हमारी। हालांकि एक चीज़ मैं जरूर कहूँगा, टेक्निकली गेल डे हाई पर है। आज जहाँ खुला वहीं बॉटम बना है इसका, तो पैसा नहीं बना आपका इसमें, पैसा नहीं बना इसमें। अगर आपने शॉर्ट कर दिया तो पैसा नहीं बना, लेकिन कम से कम एटलीस्ट एक सेंस थी कि आज ये गिरेगा 5-6%, वो हो गया। यथार्थ एक और स्टॉक है, काफ़ी समय के बाद ये रेडार पर, मैं देख रहा था आज क्यों गिरा, फिर मुझे पता चला कि एक ब्लॉक डील हुई इसमें, इस वजह से 7.5% के करीब यथार्थ नीचे से मैं आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई। यथार्थ, गेल, फिसड्डी रहे हैं आज। और रफ्तार के घोड़े में सुदीप फार्मा, रेको ऑटो और जी एंटरटेनमेंट अच्छा परफॉर्म किया है इन्होंने। चलिए इसी के साथ अब ट्रेंडिंग स्टॉक्स भी ले लेते हैं और कैसे स्टॉक्स ने परफॉर्म किया, आज सबसे ज़्यादा खरीदारी कहाँ हुई है वो देख लेते हैं फटाफट से। और ज़्यादातर स्टॉक्स आपको फार्मा स्पेस से दिखेंगे। इसके अलावा आप देखें लॉरस लैब, जैसे कि मैंने बताया, हेल्थ केयर स्पेस और फार्मा के स्पेस में अच्छी यहाँ पे बढ़त करीब 2.5%। वरुण बेवरेजेस चढ़ गया, ये FMCG पैक से 3% से ज़्यादा। पेटीएम में भी आज खरीदारी 3% और SRF, जैसा कि वीरेंद्र जी जिक्र कर रहे थे, केमिकल स्पेस से 2.5% चढ़ता हुआ नजर आया। अदानी एंटरप्राइजेस काफ़ी दिनों के डेंट के बाद आज दौड़ा ये 2%। महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटो स्पेस में अच्छी रैली है 2%। अदानी पोर्ट्स 1% और सन फार्मा में भी 1% के करीब खरीदारी होती हुई नजर आई है। लेकिन बैकफुट पर रहे गेल। टैरिफ हाइक जो थी वो उम्मीद से काफ़ी कम रही सरकार की तरफ से, वो डेंट पड़ा है 4.5% के करीब। MCX काफ़ी
दिनों बाद शानदार रैली के बाद इनफैक्ट आज मुनाफा वसूली यहाँ पे देखने को मिल रही है। 4.5% टूट गया है। थोड़ा पूरा कैपिटल मार्केट स्पेस आज बैकफुट पर नजर आएगा। 2.5% की गिरावट एंजल वन में भी है और वोल्टास भी 2.5% टूटा है। इसके अलावा और कुछ काउंटर्स जहाँ पर डेंट पड़ा, SBI लाइफ, HDFC लाइफ इंश्योरेंस स्पेस कल अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। आज मुनाफा वसूली करीब 1.5 से 2% के करीब। श्रीराम फाइनेंस शानदार रैली के बाद टूटा 2% और पार ग्रिड में भी मुनाफा वसूली यहाँ पर 1.5% का करीब डेंट पड़ता हुआ नजर आया है। आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम का क्रम समझते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ हैं Stoxify.in के अभिजीत चौकसी जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, माफ कीजिएगा मानस जयसवाल, राजेश सातपुते, कविता जैन, अमित सेठ, आशीष कयाल और अरुण कुमार मंत्री जी से 2:15 पर असीम मनचंदा IEX मामले पर लेटेस्ट अपडेट आपके लिए लेकर आएंगे। 2:20 पर यतिन मोहता बताएंगे आपको 63 मून्स का शेयर सरपट क्यों भागा। 2:30 बजे यतिन मोहता ही नवंबर ऑटो सेल्स के आंकड़ों का अनुमान लेकर आएंगे। फिर 2:40 पर यतिन मोहता से समझेंगे MCX में गिरावट क्यों आई। 2:50 पर असीम मनचंदा बताएंगे TRP के नाम पर दर्शकों के आंखों में कैसे धूल झोंका जा रहा है। 2:55 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे एलेक्सर इक्विटीज के डायरेक्टर दीपन मेहता जी। 3:05 पर डीलिंग रूम चेक। 3:10 पर जिससे कल के लिए स्ट्रैटेजी। 3:15 पर BTST STBT कॉल्स। बिल्कुल। अच्छा, एक बार डॉलर रुपए का इंट्राडे चार्ट लेकर आइए ज़रा स्क्रीन पर। और ये थोड़ा सा एक पेचीदा मामला है क्योंकि 89.48 तक फिसले हैं हम। आई थिंक ये ऑल टाइम लो होगा शायद। 89.5 तक गए थे क्या हम, पता नहीं। ये खैर एनीवे 89.48 पर हैं हम और 89.49 था 52 वीक ऑल टाइम लो। ये शायद एक जोन भी रहेगा जहाँ शायद RBI भी इंटरवीन करे, लेकिन इस पर नज़र रखिएगा। चलिए एक काम करते हैं, हमारे पैनल के पास चलते हैं और ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। आप सभी को गुड आफ्टरनून। मानस जी, आपसे शुरुआत करता हूँ, बताइए क्या रहेगी आपकी ट्रेड इस समय की। देखिए, आज के ट्रेड के लिए अनुज जी लॉरस लैब में खरीदारी करनी है। मॉर्निंग में मैंने यहाँ पर एक व्यू दिया था। मेरा समझना है कि लॉरस अब अपने पिछले हाई जो कि 1033 है उसको भी ब्रेक कर सकता है। तो करंट लेवल्स पे लॉरस में खरीदारी करेंगे। 1014 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 1060 1060 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। चाहे तो ऑप्शन ट्रेड ले ले। 1030 का कॉल ऑप्शन जो 33 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है उसमें खरीदारी करें। 26 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 50 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ओके, लॉरस लैब और इसकी फ्यूचर्स के साथ साथ 1030 की कॉल आपके पास एक विकल्प है। कॉल 34 पे ट्रेड कर रही है, 34 पे। कविता जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा ट्रेड अदानी पोर्ट्स पर है। अदानी पोर्ट्स बहुत अच्छा अपना प्रीवियस हाई निकालकर एक अच्छी फॉर्मेशन डेवलप करते हुए दिख रहा है। राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आते हुए दिखा है। इवन RSI पर स्ट्रेंथ दिखता है। सो मुझे लगता है यहाँ पर अंटिल ये काउंटर 1510 के लेवल को मेंटेन किए हुए है, यहाँ पर आप एक पोजिशनिंग कर सकते हैं फॉर द अपसाइड प्राइस मूव ऑफ 1560 1580 एज एन इंट्राडे टारगेट। ओके, अडानी पोर्ट्स, अडानी ग्रुप के कुछ काउंटर्स में अच्छे मूव 1% के करीब चढ़ता हुआ डेज हाई के आसपास ही कर रहा है कारोबार। आशीष कयाल जी गुड आफ्टरनून, आपके पे क्या होगी? देखिए, यहाँ पर हेक्सावाइट टेक्नोलॉजी है जो स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि मिड कैप आईटी में कुछ हलचल होती हुई नजर आ रही है और ये स्टॉक ने प्रीवियस स्विंग हाई भी निकाला है। आज के दिन थोड़ा सा क्वाइट है लेकिन मेरे ख्याल से एक अच्छा रुझान इसमें बनना चाहिए। तो हेक्सावाइट टेक्नोलॉजी पे बाय की राय होगी। यहाँ पर ऊपर में जो टारगेट हेक्सावाइट टेक्नोलॉजी में आते हैं वो करीबन 800 रुपए के देखे जा सकते हैं और स्टॉप लॉस 730 का लगाना होगा। ओके, हेक्सावेयर हो गया आशीष जी की पिक। राजेश जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। वेरी गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनुज जी देखिए, मेरी नजर M&M के चार्ट के ऊपर है। बेहतरीन चार्ट है, क्लीन ब्रेकआउट है और ये जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू होगा। लॉन्ग बिल्टअप ये है। तो 3771 चल रहा है। 3750 का थ्रेशोल्ड था, 3740 का हमारा स्टॉप लॉस होगा। M&M फ्यूचर में बाय करे, टारगेट होगा इसका करीबन 3850 का। ओके, 3746 पे M&M ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई। ऑटो में वो स्क्रिप और शानदार मूव यहाँ पे। राजेश जी की कॉल, अरुण जी के पास चलते हैं। अरुण जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या है? वीरेंद्र जी गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून सभी को। वीरेंद्र जी मुझे लग रहा है निफ्टी फार्मा में एक ब्रेकआउट है तो फार्मा इंडेक्स के साथ ही रहेंगे तो इब्का लैब में खरीदारी की सलाह रहेगी।
1448 के आसपास खरीदें, स्टॉप लॉस 1431 का लगाएं। मुझे लग रहा है मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा और 1511 तक ये स्टॉक जा सकता है, तो एज अ पोजिशनल ट्रेड इप्का लैब को बाय करके चल सकते हैं। ओके, इप्का लैब्स पोजिशनल ट्रेड के पर्सपेक्टिव से अरुण कुमार मंत्री जी के पिक हो गए और हेल्थ केयर और फार्मा स्पेस में अच्छी रैली भी है आज के सत्र में देखने को मिल रही। चलिए, टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं कि करके फटाफट से टारगेट और स्टॉप लॉस रखते हैं आपके स्क्रीन पे ताकि आप जॉट डाउन कर पाएं। मानस जी ने लॉरस लैब्स उठाया है, 1060 तक के टारगेट देख रहे हैं वो, 1014 का स्टॉप लॉस, खरीदारी की राय। कविता जी ने अदानी पोर्ट्स कहा है यहाँ पर दाव लगाएं, यहाँ पर भी खरीदारी की राय। 1560 से 1580 तक के टारगेट देख रही हैं वो, 1510 का आपको स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना है। आशीष कयाल जी को हेक्सावेयर टेक पसंद आ रहा है आज मिड कैप आईटी स्पेसेस से, और इनफैक्ट आज सुबह ब्रोकरेज रिपोर्ट जेफरीज की आई थी, मिड कैप आईटी स्पेस से उनकी भी पिक हेक्सावेयर टेक, 800 तक के टारगेट, 730 का स्टॉप लॉस लगाइए। राजेश सातपुते जी ने महिंद्रा एंड महिंद्रा चुना, यहाँ पर अच्छी रैली आज के सत्र में गेनर्स में शुमार है। 3850 तक के टारगेट देख रहे हैं वो, 3740 का स्टॉप लॉस जरूर से लगाएं। और अरुण कुमार मंत्री जी ने अभी का लैब्स पर हाथ लगाया है, 1511 तक के टारगेट वो कह रहे हैं आएगा, 1431 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अब इन्वेस्टमेंट आइडिया भी ले लेते हैं, हमारे साथ अभिजीत चौकसी जुड़ रहे हैं। अभिजीत जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए आपका फंडामेंटल आइडिया क्या होगा? हाय, गुड आफ्टरनून। आज का जो पहला आइडिया है वो इन्फोसिस है, जो कि इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है और काफी लोगों को पता नहीं होगा, बट ये यूएस में लिस्ट होने वाली इंडिया की नंबर 1 आईटी कंपनी, जो फर्स्ट 1999 में नैस्डैक पे लिस्टिंग हुई थी इन्फोसिस की, और करीब हर 4 में से एक फॉर्च्यून 500 कंपनी इनके क्लाइंट्स है। ग्लोबली टॉप 5 में से टॉप 4 बैंक्स इनके क्लाइंट्स है। और काफी जो नए निवेशक है उनको पता नहीं होगा कि 1993 में इनकी लिस्टिंग ऑलमोस्ट फेल हुई थी, आईपीओ बेसिकली अंडर सब्सक्राइब हुआ था, और फिर मॉर्गन स्टैनली ने आके करीब 13% खरीद के काफी बम्पर लिस्टिंग भी हुई थी उसके बाद। 1.5 लाख करोड़ जितना टॉप लाइन है, डेट फ्री बैलेंस शीट है, काफी कैश ऑन बुक्स है, स्टेबल 35% जितना आरओई है और कंसिस्टेंट डिविडेंड पे आउट है। मुझे लग रहा है 1500 से 1600 के बीच एक काफी अच्छा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पिक है। थैंक यू। चलिए, ये हो गई बात इन्फोसिस की। तो आज की सारी कॉल्स हो गई पूरी। एक बार जरा लेंसकार्ट लेकर आई है और स्टॉक, और देखते हैं आज लेंसकार्ट का स्टॉक क्या कर रहा है। क्या लेंसकार्ट का स्टॉक जरा लेकर आइए। आज रैली है लेंसकार्ट में और लग रहा है कविता जी ने शॉपिंग की है लेंसकार्ट से। कविता जी, ये चश्मा कब लगा? नहीं, आई इन्फेक्शन है और इट्स जस्ट प्रोटेक्शन के लिए, और ये बहुत पहले मैं लेंसकार्ट से ले चुकी हूँ। अच्छा, मैं कहा कि मैं पूछ रहा था, मैं बीरू पहले तो नहीं देखा कविता जी को चश्मा पहने हुए, है ना? आज कविता जी मेरे को लगा वो भी हमारी लीग में आ गई। वीरू जी को इन्फेक्शन और बट लुकिंग गुड। ऐसी बात नहीं कविता जी, लगाया कीजिए, कोई दिक्कत क्या, दुविधा नहीं है ना? हम सब एक जैसे लग रहे हैं। अब श्रेया बची है नहीं, मेरी आंखों को भगवान सलामत रखे, मैं कभी चश्मा ना लगाऊं। पर ये जरूरी है, एक ना आईवेयर पहनना चाहिए। जितना टाइम हम लोग आजकल मोबाइल में स्पेंड करते हैं, स्क्रीन टाइम के लिए, स्क्रीन टाइम में देखिए आप, लगाना चाहिए प्रोटेक्शन के लिए डेफिनेटली। बिल्कुल। चलिए, खैर कुछ और स्टॉक्स की बात कर लेते हैं अब। यहाँ पर क्लियरली लॉरस लैब्स एक अपनी अलग ही बुल मार्केट में इस समय स्टॉक चलता हुआ यहाँ पर। इसके अलावा एक बार आप लेकर आइए जीएमआर एयरपोर्ट। यहाँ पर क्लियरली एक नेक्स्ट लेवल ऑफ री रेटिंग हो रही है इस समय। कहाँ ये स्टॉक 100 क्रॉस करने को स्ट्रगल करता था, फिर 105 और अब 110 भी यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट हिट होता हुआ। अब ये मानस जी, जीएमआर ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट के बाद अब कहाँ तक जा सकता है स्टॉक? इसकी कोई कॉल लेके छोड़ दें क्या? बिल्कुल, देखिए इसको काफी बार रिकमेंड किया। अभी अगर हम पिछले 10-12 दिन देखें तो अभी भी मेरा समझना है कि स्टॉक में 115 के लेवल्स को टच करने का पोटेंशियल है, वो बहुत जल्द ही आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन जिस तरह का ब्रेकआउट मंथली चार्ट पे है, आई थिंक अब हर करेक्शन पे स्टॉक में खरीदारी करें जब तक स्टॉक 94 रुपीज के ऊपर ट्रेड करे, क्योंकि जो टारगेट आते हैं इस ब्रेकआउट के वो करीब 135 रुपए के आते हैं। तो 135 रुपए तक की रैली देखने को मिल सकती है। ट्रेडिंग के तौर पे अभी करंट लेवल्स पे आप 115 के टारगेट के लिए खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपके उस केस में 106 रुपए के नीचे रहेंगे। लेकिन अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर है और आप स्टॉक को 3 से 6 महीने के लिए होल्ड कर सकते हैं, तो हर गिरावट पे खरीदारी करें और 94 के स्टॉप लॉस खरीदारी करें 135 के टारगेट के लिए।
ओके जी, हमारे रिपोर्ट्स पे आपका ठीक है। चलिए अब विषय को थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉक पिकिंग से बदलते हैं और कुछ स्टॉक्स पे आते हैं और कुछ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स और कुछ स्टेटमेंट्स के बीच में जो स्टॉक्स फंसे हुए हैं। दरअसल आईएक्स मार्केट कपलिंग मामले में आईएक्स के जो वकील हैं कपिल सिब्बल, उन्होंने एक सियासी अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि इन सभी ऑफिशियल्स ने पोस्ट दैट डिक्लाइन दैट शार्प गिरावट के बाद इन शेयर्स को एक्युमुलेट किया था। क्या है पूरा ये मामला, समझते हैं एग्जैक्टली और ये एलिगेशंस का सीक्वेंस कहाँ तक बढ़ रहा है। असीम मेरे साथ हैं। असीम, समझाइए एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट किन सर्कमस्टेंसेस में उन्होंने दिया और यहाँ से आगे की प्रोसीडिंग्स क्या किस प्रकार की पॉसिबल है। देखिए, सीआरसी ने मार्केट कपलिंग का आदेश दिया था। इस आदेश को आईएक्स ने एप्रिल के अंदर चुनौती दी। आज जब इस मामले की सुनवाई हुई तो सबसे पहले जो आईएक्स के वकील है कपिल सिब्बल, उन्होंने सीआरसी के अधिकारियों के ऊपर गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना था कि इसके अंदर काफी ज्यादा ट्रेडिंग की गई, खासतौर पर कि जिस दिन 22 जुलाई को ऑर्डर दिया गया उसके बाद उनको पता था कि शेयर के अंदर गिरावट आएगी और गिरावट आने के बाद शेयर खरीदे गए और ओवरनाइट 176 करोड़ रुपए यहाँ पर कमाए गए। तो इसने कहा कि इस खासतौर पे कि इस पूरे मामले के अंदर भ्रष्टाचार हुआ तो इसको आदेश को रद्द कर देना चाहिए। तो जो सीआरसी जो ट्रिब्यूनल था उसका कहना था कि ये जो आप आरोप लगा रहे हैं ये काफी गंभीर है, आपको इसको रिकॉर्ड के ऊपर लाना चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि अभी सेबी की रिपोर्ट बाद में आई और सेबी की रिपोर्ट के अंदर इसका खुलासा हुआ। तो एप्टर ने कहा कि आप इस जो सेबी की रिपोर्ट है उसको रिकॉर्ड के ऊपर रख दीजिए, हम इस मामले की जांच करेंगे और जिस व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगे हैं उसको भी इसके अंदर पार्टी बनाना चाहिए। और शीर्ष जो एप्रिल है उसने ये भी कहा कि हम ये मानते हैं कि जब तक ये इस मामले की सुनवाई नहीं हो जाती तब तक जिस जो नोटिफिकेशन है मार्केट कपलिंग का वो लागू नहीं होगा। तो अब जो एप्रिल है इस पूरे मामले की सुनवाई जनवरी के पहले हफ्ते में करेगा, यानी कि 6 जनवरी को इस मामले की सुनवाई दोबारा से अप्रैल के अंदर होगी। दिन दिए गए हैं आईएक्स को, उसके बाद मौका मिलेगा सीईआरसी को रिजॉइंडर फाइल करने का और उसके बाद कोर्ट 6 जनवरी को इस पर एक अपना फाइनल फैसला सुनाएगा। ध्यान रखिएगा 6 जनवरी तक वो आना जरूरी भी है क्योंकि सपोजिटली जनवरी के लास्ट वीक से पावर कपलिंग का पहला फेज़ इम्प्लीमेंट होना है। तो उससे पहले वो जो भी अपील है वो या तो खारिज होगी या फिर उस पर एक रिलीफ दिया जाएगा। आज स्टॉक ऑब्वियसली नीचे है क्योंकि मार्केट को लग रहा था कि शायद थोड़ा रिलीफ मिलेगा, ऐसा कोई रिलीफ यहाँ पर खास मिला नहीं है। लेकिन एक कंपनी को रिलीफ मिला है, वो है 63 मून्स। जी हाँ, आज 14% की रैली है। और क्या है पूरा मामला, आपको याद होगा एक NSCL का मामला हुआ था, काफ़ी लोगों के पैसे अभी भी वहाँ फंसे हुए हैं। कुछ के तो मिल गए थे वापस जिनकी अप्रोच थी, बाकी कईयों के फंसे हुए हैं अब तक। यतिन के पास चलते हैं, पूरा मामला समझ लेते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। ये मामला 2013 का है जब 63 मून्स जो कि FTIL हुआ करता था, इसकी जो सब्सिडरी थी नेशनल स्पॉट एक्सचेंज, यहाँ एक बड़ी धांधली हुई थी और कमोडिटी ट्रेडिंग में बहुत सारे ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स का पैसा जो है वो वापस नहीं आया था। कहीं ना कहीं 63 मून्स इसका खामियाजा चुका दिया है इन्होंने। MCX में इनकी जो हिस्सेदारी थी वो सरकार ने डाइवेस्ट करा दी और NSCL की सेटलमेंट और जो कोर्ट केसेस है इसको फाइनली 2025 कुछ मिनटों पहले ही इसको रिजॉल्व किया गया। NSCL जो कि 63 मून्स की सब्सिडरी है, इन्होंने NCLT में एक प्रपोजल रखा था जहां वो करीब 1950 करोड़ रुपए अपने 5682 ट्रेडर्स को वापस देगा और ये जो सेटलमेंट स्कीम थी इसको मुंबई की NCLT बेंच ने हरी झंडी दे दी है। तो कुल मिला के जो मच अवेटेड सेटलमेंट ऑर्डर था वो अब NSCL के फेवर में यानी 63 मून्स के फेवर में आता हुआ नजर पड़ा और इसी के साथ जितने भी लिटिगेशन 63 मून्स के अगेंस्ट थे NSCL मामले में, उनके प्रमोटर्स के अगेंस्ट, कंपनी के अगेंस्ट, वो इस सेटलमेंट के बाद क्लियर हो जाएंगे और शायद इसीलिए इस सेटलमेंट के फाइनल NCLT ऑर्डर के बाद शेयर में 18% की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। ओके, 63 मून्स टेक्नोलॉजी, शुक्रिया यतिन जी जानकारी के लिए, डिटेल में बताने के लिए। वजह क्यों आज ये स्टॉक चढ़ता हुआ नज़र आया है और इनफैक्ट मैं देख रही थी पिछले 1 महीने में, आज तो हालांकि अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, लेकिन अगर आप बात करें पिछले साल भी 46% से ज़्यादा के रिटर्न्स यहाँ पर मिले हैं 63 मून्स में। अरुण कुमार मंत्री जी, ये स्टॉक देखिए 924 पर अब राहत की खबर भी, क्या लग रहा है इन लेवल्स पर कुछ सोचा जा सकता है? देखिए श्रेया जी, वैसे ही ये डेली ट्रैकिंग में आता नहीं है, पर चूंकि आज न्यूज में मोमेंटम पॉजिटिव है और चार्ट्स तो इसके काफी बदले हैं और आज हो सकता है मोमेंटम अगर कैरी होता है
तो 975 980 तक के टारगेट्स आएंगे। अगर नई खरीदारी की सलाह नहीं है क्योंकि 18% ऊपर है और यहाँ पे खरीदेंगे तो स्टॉप लॉसेस काफी नीचे है, पर जिनके पास है मुझे लग रहा है मोमेंटम कैरी हो सकता है और 975 980 तक स्टॉक जा सकता है। ओके 975 980 तक ये स्टॉक जा सकता है। क्या करें, मार्केट में इतना आज का थोड़ा सा सेशन थोड़ा सा बोरिंग हो गया, लेकिन खैर कोई बात नहीं, फिर भी कोई ना कोई एक्साइटमेंट ढूंढ ही लेंगे हम। इस समय आप लेकर आइए वापस एक बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अब आई थिंक मैटर ऑफ टाइम 4 डिजिट के तरफ बढ़ता हुआ। प्रीमियम काफ़ी हाई है इसमें, फ्यूचर्स में करीब करीब 5-6 रुपये का प्रीमियम है। एक्चुअली सारे के सारे PSU बैंक्स में F&O में मैसिव बिल्डअप है। अगर आप देखें तो SBI के केस में भी अगर आप देखें तो शानदार बिल्डअप है यहाँ पर, करीब करीब 6.7 करोड़ शेयर्स का। कविता जी, SBI कैसा लग रहा है आपको चार्ट पे? यस, PSUs में बहुत अच्छे स्टैंड है, वेदर इट्स स्टेट बैंक, बैंक बड़ौदा, कैनरा बैंक, तीनों ही चार्ट्स काफी अच्छे हैं। स्टेट बैंक का अगर बिल्टअप देखें तो स्टडी आप देख रहे हैं इसमें मूवमेंट, अपसाइड मोमेंटम टेक्निकली मुझे लगता है 995,000 तक के लेवल ये अचीव करता हुआ दिख सकता है। पोजिशनिंग है तो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 979 का, होल्ड करें अपनी पोजीशन को, अपसाइड मोमेंटम 1000 प्लस आते हुए देख सकते हैं। SBI 8982, अभी अनुज को आप सुना भी होगा जो कह रहे थे कि वो डिफरेंशियल वर्सेस अदर PSU बैंक्स और इसकी प्राइस परफॉर्मेंस कहाँ, कैनरा बैंक 44%, ये 25%, तो एक वो डिफरेंशियल है प्ले करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। और कुछ काउंटर्स को देखिए, कैपिटल मार्केट थीम बहुत स्ट्रॉन्ग थी, उसमें आप एक बार देखिए नोवामा को, अभी आपके स्क्रीन पे आएगा 1% ऊपर, और आज इसने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया। आज इसने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी लगभग अगर दिसंबर के भी सेशंस को मिला लूँ तो लगभग नवंबर के सेशन को मिला लूँ तो लगभग 3 महीने का रेंज ब्रेकआउट दिया इसने, और एक क्लासिकल फ्लैग है। माना इस पैटर्न बेहद स्ट्रॉन्ग सक्सेस रहा इस पैटर्न का आज एक, हालांकि ट्रिम हुआ ऊपर से बट उतना नहीं। कैसे अप्रोच करेंगे आप वर्सेस अदर कैपिटल मार्केट स्टॉक्स? नोवामा में कितना स्कोप है अभी पैसा बनाने का? देखिए स्कोप तो है, पहले डिस्क्लोजर है कि इस पे हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन दिया हुआ है लॉन्ग साइड पे। तो नोवामा की जहां तक बात है, मेरा समझना है कि शायद बहुत ही जल्द हम एक ब्रेकआउट देखेंगे जब स्टॉक 7600 के लेवल को ब्रेक करेगा। 7600 के ऊपर आपको 8100 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है, तो 8100 रुपए की टारगेट के लिए अभी भी करंट लेवल्स पे भी यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस आपको उस केस में 72.24 के नीचे लगाना है और टारगेट आपको 8100 के सेट करने हैं। शायद इसमें 2 से 3 हफ्ते का समय लग सकता है। ओके, पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से नोवामा वेल्थ ठीक ठाक नजर आ रहा है, तो आप इसको रडार पे रख सकते हैं। वक्त हो रहा है टॉप कैश कॉल्स का, बिना देरी किए आशीष ख्याल जी, सातपुते जी और अरुण कुमार मंत्री जी के पास चलते हैं। बताइए राजीव सातपुते जी, कैश कॉल के लिए कौन सा स्टॉक सुझाएंगे? देखिए सुप्रजित इंजीनियरिंग, आप इसका चार्ट देखिए, एक बेहतरीन चार्ट है। लॉन्ग साइड की पोजीशन बनाए 455, ये इसका स्टॉप लॉस होगा। 460 62 का थ्रेशोल्ड था, तो 455 का स्टॉप लॉस लगा के सुप्रजित इंजीनियरिंग बाय करे। स्विंग का टारगेट होगा 480 से लेके 485। गलत स्टॉक दिखा दिया हमने शायद, सुप्रजित इंजीनियरिंग बोला आपने, राइट? हाँ जी सर। चलिए ओके। अरुण जी, आपने क्या पिक किया कैश कॉल्स में? अनुसार मुझे लग रहा है इमामी लिमिटेड में एक ब्रेकआउट है आज। जरूर स्टॉक साइडवेज है, पर ये ब्रेकआउट सस्टेन होता है तो 560 तक स्टॉक जा सकता है। तो इमामी लिमिटेड में खरीदारी की सलाह है, गैप के नीचे स्टॉप लॉस लगाएं। 519 का स्टॉप लॉस रहेगा और 562 का टारगेट। ओके, आशीष ख्याल जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? देखिए यहाँ पर महिंद्रा लाइफ स्पेस में काफी अच्छा रुझान देखा गया पिछले 2 दिनों में, और आज के दिन भी एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनाया स्टॉक ने। गुंजाइश है, मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड रहेगा यहाँ से। तो यहाँ पर ऊपर में जो टारगेट है वो करीबन 445 लेवल्स का है, और स्टॉप लॉस जो लगाना होगा 410 का है। ओके, महिंद्रा लाइफ साइंस ये अच्छा लग रहा है, लाइफ स्पेस माफ कीजिएगा, आशीष ख्याल जी को कैश कॉल से। अरुण कुमार मंत्री जी ने इमामी सुझाया। इमामी कल शानदार चला भी था ये स्टॉक, ब्रोकर्स रिपोर्ट आई थी काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट, 800 से ऊपर तक के टारगेट इमामी के लिए सुझाए गए थे। और कुछ और काउंटर्स में देख रही थी, एक बार वरुण बेवरेजेस भी रखिएगा स्क्रीन पर, और वरुण बेवरेजेस भी आज अच्छा परफॉर्म करता हुआ यहाँ पर काफ़ी, इसने हालांकि पेशेंस टेस्ट किया है अपने निवेशकों का। अरुण जी, VBL कैसा लग रहा है इन स्तरों पर? 330 आज 3.5% के करीब यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है।
श्रेया जी, इस स्टॉक को भी मैंने शॉर्ट लिस्ट किया था, पर ओवरऑल जो मोमेंटम है काफी स्टॉक्स में अच्छा नजर आ रहा है, तो ये भी मेरे लिस्ट में था। ये भी स्टॉक यहाँ से काफी अच्छा करना चाहिए। काफी दिनों के बाद 470 के ऊपर निकला है और इसकी जो जर्नी है हो सकता है 500 502 तक जाती हुई नजर आए, तो मोमेंटम पॉजिटिव है। 500 502 वहां तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, अमित सेठ को जोड़ लेते हैं शो में। अमित जी, गुड आफ्टरनून। अमित जी बताइए, क्या पिक कर रहे हैं आप? जी गुड आफ्टरनून अनुज जी, वीरेंद्र जी, श्रेया जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, इसमें मेरी नजर कोटक महिंद्रा बैंक में है। इस स्टॉक ने 15-20 दिनों से काफी अच्छा एक कंसोलिडेशन किया 10, 20 और 50 डेमा पे, और आज अगर आप कैंडल्स देखें तो ये प्रीवियस 20 डेज का रेंज का ब्रेकआउट है। जरूर स्टॉक ने थोड़ा सा इंट्राडे हाईज गिव अप कर दिए ड्यू टू मार्केट, बट अभी भी ये जो रेंज ब्रेकआउट है दैट इज इंटैक्ट, तो इसे बाय करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 2100 का, और टारगेट्स रहेंगे 2175 के। ओके, कोटक महिंद्रा बैंक। चलिए अब बात करते हैं मंडे मॉर्निंग को जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्यू होगा, ऑटो सेल्स। यतिन से जान लेते हैं कि क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यतिन बताइए जरा। नवंबर ऑटो सेल्स अगले हफ्ते आएंगे और उसके पहले जो आंकड़े हैं, जो प्रीव्यू है, जो आउटलुक है, उसको समझ लेते हैं। नवंबर का महीना काफ़ी बेहतरीन रहा है अक्टूबर की तरह, और जीएसटी कट के बाद जो दिवाली है और जो फेस्टिव सीजन सेल्स हैं वो काफ़ी शानदार रहे हैं नवंबर के महीने में। इनफैक्ट कमर्शियल व्हीकल सेल्स जो अक्टूबर में थोड़े फीके थे, नवंबर में बहुत अच्छी तरीके से मूव होते हुए नजर पड़ेंगे। और जो जीएसटी कट का डिमांड आया, उसके चलते कमर्शियल व्हीकल में एक डिमांड आती हुई नजर पड़ रही है, क्योंकि जिस तरीके से ग्रोथ आई है शायद कमर्शियल व्हीकल प्लेयर्स को यहां से ज़्यादा फायदा होता हुआ नजर पड़ रहा है। इसके अलावा अगर हम ट्रैक्टर सेल्स की बात करें, टू व्हीलर सेल्स की बात करें, तो यहाँ भी काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन है। शादी की सीजन की वजह से टू व्हीलर सेल्स में काफ़ी अच्छा बम्प अप है। इनफैक्ट पूरी इंडस्ट्री का ग्रोथ अनुमान है कि 15% होगा इस महीने। और अगर हम बात करें तो शादी के सीजन में भी काफ़ी अच्छी बिक्री आपको खास करके इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कूटर्स में भी आती हुई नजर पड़ रही है। ट्रैक्टर्स की बात करें तो यहाँ भी लगभग 10 से 11% बढ़त का अनुमान है। आंकड़े देखेंगे तो कमर्शियल व्हीकल प्लेयर्स से चालू करते हैं। अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स के सेल्स में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट अशोक लेलैंड में एक्सपेक्टेशन है 21% ग्रोथ का, जो कि 17,000 के ऊपर की यूनिट्स की बिक्री के नंबर्स आते हुए नजर पड़ेंगे। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल की बात करें तो यहाँ भी लगभग 20% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। और पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की बात करें टाटा मोटर्स के लिए, क्योंकि अब एंटिटी अलग हो गई है, यहाँ भी 17% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। चलिए अब मारुति और M&M की बात करते हैं। मारुति में 21% की ग्रोथ का अनुमान है, 2,20,000 यूनिट्स की बिक्री का अनुमान। महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटोमोटिव लगभग 95,000 यूनिट्स के ऊपर का नंबर, यहाँ भी 21% की ग्रोथ। और ट्रैक्टर में भी आपको 9 से 10% का जंप दिखेगा। Hyundai मोटर्स की बात करें तो यहाँ भी लगभग 8% बिक्री बढ़ने का अनुमान है। 4 व्हीलर्स से बात करते हैं, 2 व्हीलर्स की, जहाँ ज़्यादा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। अगर हम रॉयल एनफील्ड और हीरो मोटोकॉर्प की बात करें, सभी जगह आपको 20 से 25% सेल्स की ग्रोथ देखने को मिलेगी। बजाज ऑटो में हालांकि 7% की ग्रोथ, 4.5 लाख के यूनिट्स का अनुमान। आइशर मोटर्स की बात करें तो यहाँ 1 लाख से ज़्यादा यूनिट्स की बिक्री का अनुमान है। और अगर हम बात करें हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस मोटर्स, दोनों ही 5 लाख यूनिट से ज़्यादा की बिक्री यहाँ देखने को मिल रही है, जहाँ 26% का साल दर साल बेसिस पे जंप आता हुआ नजर पड़ेगा। तो शानदार टू व्हीलर सेल नंबर्स एक्सपेक्ट कीजिए। मैरिज सीजन और जीएसटी कट का सबसे ज़्यादा बेनिफिट इस महीने शायद टू व्हीलर्स को ही जाता हुआ नजर पड़ रहा है। शुक्रिया यतिन पूरी डिटेल के लिए और समझाने के लिए कि किस तरीके की सेल्स रहेंगी। मार्केट अभी भी बहुत नीरस है, लेकिन एक बार फार्मा इंडेक्स देखिए आप जरा। अब तक तो सिर्फ लॉरस की बात हो रही थी, लेकिन 2 और स्टॉक्स हैं जो डे हाई पर आ रहे हैं, और दोनों बड़े स्टॉक्स हैं, सिप्ला और डॉक्टर रेड्डीज़। ये देखिए स्टॉक्स इस समय ये अच्छा कर रहे हैं। खैर, ऑटो सेल्स की बात हो रही थी। अभिजीत जी, ऑटो स्टॉक्स में 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल्स, आपकी सबसे पसंदीदा पिक कौन सी होगी? तो मेरे एक स्टॉक जो मैंने डिस्कस करा था लास्ट के, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मुझे काफी अच्छा लग रहा है। अभी मार्केट का माहौल जिस हिसाब से है, लार्ज कैप और सेफ्टी वाले स्टॉक्स में ही मैं रेकमेंड करूंगा सभी क्लाइंट्स को। तो नेक्स्ट 6 मंथ्स टू 1 ईयर के हिसाब से M&M एक सेफ बैट लग रहा है। 3753 पैकेट रेट करता हुआ स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे है। M&M स्ट्रॉन्ग था, और कुछ काउंटर्स जो कि अच्छा कर रहे हैं। आज सुबह हमने होटल्स की बात की थी। लुक एट इंडियन होटल्स, डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है। आशीष कयाल जी, नॉट इंक्लूडिंग, मतलब सिर्फ डेरिवेटिव्स नहीं, कैश में भी अगर होटल्स रिएक्ट कर रहे हैं
अपने जो मंथ होता है वो हॉलीडे का, वो दिसंबर किक स्टार्ट हो चुका है। अगर रिएक्ट कर रहे हैं तो आप किस होटल को ग्रैब करना चाहेंगे? कहाँ ट्रेडिंग स्विंग मिल रहा है आपको इस वक्त? देखिए, अगर आप ओवरऑल हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की बात करें तो मेरे ख्याल से यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रांग रुझान हमने देखा गया है। और ओवरऑल इंडियन होटल, इसकी होल्डिंग्स भी हमारे पास में, इंडियन होटल बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म कर सकता है यहाँ से, क्योंकि इसका जो करेक्शन है वीर, वो ऑलरेडी आ चुका है। ये करीबन 8 महीने 9 महीने से करेक्ट कर रहा है और टाइम करेक्शन है, प्राइस करेक्शन ज्यादा नहीं हुआ है और ये रेडी हो रहा है वापस से अपसाइड ब्रेकआउट देने के लिए। तो मेरे ख्याल से इंडियन होटल पे ध्यान लगाए रखना चाहिए। इस ऊपर में जो पोजिशनल टारगेट आता है चलकर करीबन 830 840 लेवल्स के आ सकते हैं और नीचे में जो सपोर्ट है स्टॉक के अंदर अराउंड 695 लेवल्स के आसपास के। ओके, चलिए काम करते हैं, धमाकेदार ऑप्शंस का स्ट्रेंग प्ले करिए। और धमाकेदार ऑप्शंस के लिए मानस जी, अमित जी और आशीष जी हमारे साथ। मानस जी बताइए आपका धमाकेदार ऑप्शन। तो देखिए, अभी थोड़ी देर पहले जीएमआर की बात हुई थी, इसके ऑप्शन में खरीदारी करेंगे। 110 वाला कॉल ऑप्शन जो ₹2.70 के आसपास ट्रेड हो रहा है, इसमें खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉस आपको ₹1.90 के नीचे लगाना है और टारगेट आपको ₹4.5 के सेट करके चलने हैं जीएमआर के 110 वाले कॉल ऑप्शन में। जीएमआर का 110 वाला कॉल ऑप्शन लेना है आपको। ये मानस जी की पिक हो गई। अमित जी, धमाकेदार ऑप्शन के लिए कौन सा स्टॉक रडार पर? जी श्रेया जी, मैं LTI माइंडट्री के साथ जाऊंगा। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, स्टॉक एक स्विंग ब्रेकआउट के वर्ज पे है, आज के बाजार में 1% अप है। 6100 का कॉल ऑप्शन ट्रेड कर रहा है 167 रुपीज पे, तो इसे बाय करें। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 140 का और टारगेट्स रहेंगे 250 रुपीज के। ओके, LTI माइंडट्री की कॉल आपको पिक करनी है। आशीष कयाल जी, आपका ऑप्शन ट्रेड क्या रहेगा? देखिए, यहाँ पर सन फार्मा बहुत अच्छा पैटर्न बना रहा है और इसमें मोमेंटम हर दिन चलते जा रहा है। तो ओवरऑल सन फार्मा में 1800 का जो कॉल ऑप्शन है, जो करीबन 52 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसे लॉन्ग किया जा सकता है इस लेवल्स पे। नीचे में जो स्टॉप लॉस लगा सकते हैं इस ऑप्शन में, वो करीबन 45 का होगा और टारगेट जो यहाँ से देखा जा सकता है वो करीबन 70 रुपीज का देखा जा सकता है। ओके, चलिए, तो ये इस समय आपके लिए कुछ कॉल्स हो गई। निफ्टी और बैंक निफ्टी लेकर आइए। एक बार एक सेंस बन रही है कि शायद एक वो लास्ट आवर में एक पुल बैक मूव की शुरुआत हुई हो। देखिए, गलत हो सकते हैं हम, लेकिन स्क्रीन पर देखकर ऐसा लग तो रहा है। बस ये है कि थोड़ा सा पुश चाहिए इसको 26,250 के ऊपर ले जाने के लिए। वो कहाँ से मिलेगा, ये थोड़ा सा सोचना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, एक बार ना हेल देखते हैं। मैं बताऊँ क्यों? क्योंकि मैं फर्मली बिलीव करता हूँ प्राइस एक्शन में इंस्टेड ऑफ नॉइज़। एक दुखद घटना हुई, उसके बाद स्टॉक ज़्यादा गिरा नहीं और अब ये स्टॉक चल रहा है एक्चुअली। और अगले महीने पुतिन साहब भी आ रहे हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग मामला बैठ रहा है यहाँ पर हेल पर। हेल पर एक टेक ले लेते हैं। अमित जी, हेल पर क्या व्यू रहेगा आपका? जी अनुज जी, अगर हेल की बात करें तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जिस दिन ये दुखद खबर आई थी और हेल ने गैप डाउन किया था, पहले तो उस दिन का लो इंटैक्ट है, वो लो टूटा नहीं। उसके बाद हम कंटिन्यूस यहाँ पे रिकवरी देख रहे हैं। इनफैक्ट जहां से ये स्टॉक रिकवर कर रहा है वो वीकली सपोर्ट एरिया भी है। तो ओवरऑल यहाँ पे एक मीन रिवर्जन रिबाउंड भी नजर आ रहा है। डेफिनेटली ऊपर में 200 MA 4576 के आसपास है, वो क्रॉस करेगा तो और ज्यादा तेजी देखेंगे। बट अगर आर्ली चार्ट देखें तो एक यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। 4490 का स्टॉप रखेंगे और टारगेट्स हमारी 4650 तक के रहेंगे। ओके, हेल पर ये फ्रेश व्यू आपके लिए 1% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ डेज हाई पर कर रहा कारोबार। चलिए अब आगे बात करते हैं। और M6 का शेयर अगर आप देखें, हम जो कि चर्चा भी कर रहे थे, आज 4% नीचे एक अच्छी रैली के बाद आज डेज लो पर कारोबार कर रहा है। दरअसल इक्विटी डेरिवेटिव के बाद कमोडिटी डेरिवेटिव पर अब सख्ती बढ़ सकती है और इस खबर के बीच थोड़ा डगमगाता हुआ M6 नजर आएगा आपको। रिटेल निवेशकों के लिए हितों की रक्षा के लिए सेबी ने जो ब्रोकर से कमोडिटी डेरिवेटिव के आंकड़े मांगे हैं, और क्या इस पर और डिटेल है, ये खबर समझते हैं यतिन जी से। यतिन जी, M6 लाइफ टाइम हाई गया 10,000 से ऊपर, अब थोड़ा डेंट पड़ता हुआ, क्या है खबर इसके पीछे की? जी देखिए, जैसे इक्विटी मार्केट्स में सेबी कंसर्न थी कि जो वीकली ऑप्शंस हैं, जो डेरिवेटिव ट्रेडिंग है, उससे रिटेल को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। उसी नुकसान की तर्ज पे कमोडिटीज़ में क्या हो रहा है उसकी डेटा शीट जो है सेबी ने मंगाई है। और ये मिंट की तरफ से जो खबर आ रही है, उनके सोर्स बेस्ड खबर है, इसकी हमने पुष्टि नहीं की है। लेकिन अगर हम बात करें कमोडिटी डेरिवेटिव्स की, तो यहाँ भी
शायद रेगुलेटर को लगता है कि जो एफएनओ ट्रेडिंग हो रही है, डेरिवेटिव ट्रेडिंग हो रही है कमोडिटीज़ में, यहाँ भी शायद रिटेल को नुकसान हो रहा है। इसलिए पिछले 3.5 साल का रिकॉर्ड, यानी ब्रॉडली आप समझ लीजिए 2022 के बाद के क्लाइंट लेजर्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रोकर्स से मांगे गए हैं। मिंट के हिसाब से 2 ब्रोकरेज ने इनको कंफर्म भी किया है कि हाँ, रेगुलेटर ने क्लाइंट्स के पीएनएल अकाउंट्स मंगाए हैं, जिसकी तफ्तीश वो करेंगे। अब रेगुलेटर इसका क्या करना चाहता है कहना मुश्किल है, लेकिन बाजार शायद ये मान के चल रहा है कि जिस तरीके से डेरिवेटिव स्पेकुलेशन पे रेगुलेटरी कंसर्न है, क्या बीएसई और एनएसई के तर्ज पे यहाँ भी कोई एक्शन आएगा क्या? अगर आएगा तो किस रूप में आएगा? कहीं ना कहीं डेरिवेटिव ट्रेडिंग जो कमोडिटी और इक्विटीज़ में हो रहा है, उस पर सेबी के बयान भी आए हैं कि वो कंसर्न है कि रिटेल का नुकसान हो रहा है, तो सावधानी से ट्रेड किया जाना चाहिए। सेबी ने बहुत सारे बैरियर्स इक्विटी मार्केट्स में लगाए हैं, जिसके कारण ट्रेडिंग के वॉल्यूम में थोड़ी गिरावट आई रिटेल के साइड से। क्या ये स्टेप्स एमसीएक्स या एनसीडीएक्स जैसे कमोडिटी एक्सचेंज पर भी उठाया जाएगा? ये क्वेश्चन है। डेटा के बेसिस पे सेबी डिसीजन लेगा, लेकिन फिलहाल स्टॉक थोड़ा नर्वस दिखाई दे रहा है। 4% नीचे आज के ट्रेड में 10,000 के लेवल मेंटेन करके रखा है, लेकिन हाँ, 10,000 के प्राइस आने के बाद ये एक खबर है जो स्लाइटली कंसर्निंग है एमसीएक्स के शेयर होल्डर्स के लिए। बिल्कुल, चलिए तो देखते हैं सेबी वाकई में क्या एक डिटेल इस पर रिपोर्ट मांगेगा और क्या डिटेल में एक एक्शन लेगा इसके ऊपर, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। ध्यान रखिएगा, कमोडिटी में मार्जिन्स काफ़ी कम होते हैं कंपेयर टू स्टॉक्स और डेरिवेटिव। इसके लिए काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करना। क्या यहाँ पर भी हायर मार्जिन्स ये सब होगा? क्या इसकी वजह से ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होंगे, जिसकी वजह से आपको याद होगा बीएसई का शेयर 3,000 से 2,000 तक गया था? क्या ये करेक्शन अगर इस एमसीएक्स में ओपन हो रहा है? ये सारे के सारे सवाल हैं, इस पर स्पेकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि अभी कहना थोड़ा टफ होगा। चलिए एक काम करते हैं, 4 का चौका ले लेते हैं पहले, फिर और वो कि 240 हो गए, उसके बाद बाकी खबरों पर बढ़ेंगे। सबसे पहले मानस जी के पास चलेंगे सस्ता ऑप्शन ट्रेड के लिए, उसके बाद चलेंगे राजेश सातपथे जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए, अमित सेठ के पास चार्ट का चमत्कार ट्रेड के लिए, और मिड कैप फंडा के लिए अभिजीत चौकसी जी के पास चलेंगे। तो मानस जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। तो देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए 361 के ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो इसका ऑप्शन खरीदेंगे। 1180 का कॉल ऑप्शन जो 39 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, उसमें खरीदारी करने की राय रहेगी। 29 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना है और 60 रुपए 60 रुपीज के टारगेट सेट करना है। ओके, 361 राजेश सतपथे जी के पास चलते हैं अब एफएनओ सुपरस्टार पिक करने के लिए। राजेश जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी देखिए, फार्मा सेक्टर से सिप्ला मुझे लगता है बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट मिल रहा है। यहाँ पे 1530 का इंपॉर्टेंट एक थ्रेशोल्ड था, तो ये 1543 पे चल रहा है। इसने अपना 50 डीएम अभी सरपास किया है, तो 1530 के स्टॉप लॉस के साथ सिप्ला बाय करें। 1565 टारगेट। ओके, सिप्ला एफएनओ सुपरस्टार के लिए राजेश जी को काफी अच्छा लग रहा है। अमित जी, चार्ट का चमत्कार के लिए कहाँ नजर आ रहा है चमत्कार? जी शेयर जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ ही जाऊंगा। यहाँ पे कंटिन्यूअस स्ट्रेंथ है, और अगर आज का पैटर्न देखें तो इनसाइड बुलिश बार यहाँ पे बना हुआ है। कल का जो प्रॉफिट बुकिंग आया था उसमें कोई फॉलो अप नहीं है, ट्रेंड एमा इंटैक्ट है, तो यहाँ पे ट्रेंड काफी स्ट्रॉन्ग है अभी भी। 972 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1002 के टारगेट्स रहेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये हो गई आपकी पिक। अभिजीत जी बताइए आपका मिड कैप फंडा क्या रहेगा? जी, आज का मिड कैप फंडा एक हाई क्वालिटी एमएनसी फार्मा कंपनी है, जीएसके फार्मा। इनकी जो पेरेंट है जीएसके, जो कि वर्ल्ड की नंबर टॉप 5 इनफैक्ट 5th लार्जेस्ट वैक्सीन कंपनी है। मैं जीएसके को एक फार्मा का एप्पल की तरह मानता हूँ, क्योंकि एप्पल की तरह जीएसके भी बहुत ज्यादा R&D में निवेश करता है, और जैसे एप्पल की फोन के प्रोडक्ट्स करीब 25-30% प्रीमियम पे बेचता है, जीएसके भी करीब 25-30% ज्यादा ही बेचता है उनके प्रोडक्ट्स। और कोविड के पहले इन्होंने अपनी जो मेजर ब्रांड्स थी हॉर्लिक्स और बूस्ट, HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर को बेच दी थी। इनका रेवेन्यू मिक्स देखे तो फार्मा वर्टिकल से करीब 75% रेवेन्यू आता है और बाकी का 25% वैक्सीन वर्टिकल से आ रहा है। इनफैक्ट इनका जो मेजर पोर्शन है वो एक हाई एंट्री बैरियर और हाई मार्जिन बिजनेस से आ रहा है। मार्केट कैप करीब 42,000 करोड़ है। प्रमोटर्स FII का अगर हम देखें तो 88% जितना फ्लोट कॉर्नर्ड है, पब्लिक के हाथ में 12% है। करीब 48% के काफी शानदार रिटर्न रेशियोज भी है। जीएसके फार्मा मुझे लग रहा है 2500 के 2600 के रेंज में काफी सेफ और अच्छा कंपाउंडर रहेगा इस लेवल से। जीएसके फार्मा, ये आपकी कॉल है। हमने 4 ट्रेड्स पिक की शुरुआत की थी हमने मानस जी के साथ। पहला ट्रेड आया था सस्ता ऑप्शन 361 की कॉल, 1180 की स्ट्राइक, 60 पे
लक्ष्य रखिए। 40 पे ट्रेड करते हुए 29 का स्टॉप लॉस रहेगा। अगला ट्रेड आया राजेश सतपुते जी का, उन्होंने पिक किया सिप्ला। वाकई एक एक करके फार्मा काउंटर्स में मूव्स आ रहे हैं, और जो मैं जिक्र करता शुरू में ही, निफ्टी हेल्थ केयर, निफ्टी फार्मा, मल्टी एयर मल्टीमथ हाई पे, सिप्ला 1565 पे लक्ष्य, 1544 पे ट्रेड करता हुआ। उसके बाद आया आज का चार्ट का चमत्कार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, जिन्हें पिक किया 1000 के लक्ष्य के लिए 982 पे डे हाई पे ट्रेड करता हुआ। और अभी अभिजीत जी ने पिक किया जीएसके हेल्थ केयर, आपकी स्क्रीन पर जीएसके फार्मा, माफ कीजिएगा, 2532 पे। निफ्टी वही 26,200 की दहलीज पर ट्रेड करता हुआ, गिविंग फुल स्कोप ऑफ आई थिंक राइटिंग। वो जो दोनों कॉल राइटर्स हैं, एट द मनी के भी, स्लाइटली आउट ऑफ मनी के भी, मैं उसी बात पे आया था। राजेश जी की कॉल देने से पहले मैं फार्मा को देख रहा था। आई मीन लुक एट सिप्ला 1535 पे, सिप्ला सारे मूविंग एवरेज के ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। तो फार्मा में चाहे वो सिंजिन हो, चाहे वो लॉरस हो, चाहे वो सिप्ला हो, सन पहले से ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, मूव अच्छे आ रहे हैं। और क्या है स्क्रीन पे जो अच्छा जनरेट कर रहा है मूव, एक बार M&M फाइनेंशियल सर्विसेज लिखे आइए ज़रा प्लीज़। मेरे स्क्रीन पर अभी इसके टिक्स आ रहे हैं 372.65। आशीष ख्याल जी, इस स्टॉक ने भी कमाल कर दिया। मतलब इसने अपनी राइजिंग ट्रेजेक्ट्री को भी मतलब चलने का भी एक क्रम होता है ना, आई मीन आप एक चैनल में चलते हैं। इसने अपने पिछले 5 साल के जो इसका राइजिंग ट्रेंड था उसको भी अब ओवरटेक कर लिया है, वर्टिकल राइज। ये कहाँ तक का मूव खुला है इसमें भी? देखिए, यहाँ पर अगर हम M&M फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है ये स्टॉक, करीबन 373 के आसपास चल रहा है। और यहाँ से मेरे ख्याल से ओवरऑल जो रुझान है अभी भी पॉजिटिव ही बना रहा है। अगर हम देखें तो ओवरऑल फाइनेंशियल सर्विसेज में अभी भी सारे स्टॉक्स आउट परफॉर्म नहीं किए। अगर आप LIC देखें, L&T फाइनेंस देखें तो, लेकिन इस स्टॉक ने बहुत ही जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। तो यहाँ से ऊपर का जो टारगेट निकल कर आता है वो करीबन 390 का देखा जा सकता है, और स्टॉप लॉस जो यहाँ पर लगाना होगा वो निश्चित में 360 का लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अभी भी गुंजाइश है, रिस्क रिवॉर्ड अभी भी अपीलिंग है इस लेवल्स पे लॉन्ग जाने के लिए। चलिए, तो ये हो गई बात M&M फाइनेंशियल की। चलिए बात करते हैं TRP के नाम पर जो एक इंटरेस्टिंग मामला सामने आया है। केरल में टीवी रेटिंग बढ़ाने को लेकर एक बड़ा स्कैम का खुलासा हुआ है। इस स्कैम में केरल के एक टीवी चैनल के मालिक के साथ साथ बाग का कर्मचारी भी शामिल था, रिपोर्ट के हिसाब से। ये सब समझते हैं असीम से। असीम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज जी। देखिए, बार्क एक टीवी रेटिंग की मेजरमेंट करने की एक एजेंसी है। ये कई लोकेशंस के ऊपर मीटर लगाती है और मीटर के आधार पर तय करती है कि कौन सा व्यक्ति कहाँ पर किस लोकेशन पर कौन सा चैनल देख रहा है, और उसी के आधार पर विज्ञापन की दरें तय होती है। तो अब केरल में एक बड़ा मामला सामने यहाँ पर आया, जहाँ पे कि बार्क के कर्मचारी और टीवी चैनल के ऑनर के बीच में साठगांठ का मामला सामने आया। यहाँ पर जो केरल की टीवी फेडरेशन है उसने एक शिकायत भी की थी CM के पास और पुलिस के पास कि चैनल की जो TRP है वो काफ़ी लगातार बढ़ रही है, तो इसकी जांच करने की मांग की थी। पुलिस ने जब इसकी जांच की तो पता चला कि जो बार्क का अधिकारी था वो पहले ही जो लोकेशंस है मीटर्स की वो उसको सौंप देता था, और उसके बाद वहाँ पर उसी के लोकेशंस के ऊपर लैंडिंग पेज के ऊपर वो चैनल दिखाया जाता था, जिससे कि उसकी रेटिंग बढ़ जाती थी। तो उसको लेकर के बाद में उसके ऊपर उसको विज्ञापन में कन्वर्ट कर लिया जाता था। तो जब इसकी पूरे मामले की जाँच की गई तो देखा गया कि दोनों के बीच में 100 करोड़ रुपए तक का लेन देन हुआ और एक क्रिप्टो के जरिए हुआ। तो पुलिस ने सारा मामला दर्ज करके इसकी जांच करने की शुरुआत कर दी है कि कहां से इसके तार फैले हुए हैं, और सारी जांच पुलिस अब इसकी कर रही है। बिल्कुल, तो ये समय एक आपके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसा कि मैं सुबह भी कह रहा था, उस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ये मामला शायद सिर्फ एक चैनल या एक मार्केट तक सीमित ना हो वीरू, आगे और भी इसमें हो सकता है कुछ निकल कर आए। खैर, हम ज़्यादा स्पेकुलेट करेंगे नहीं इसमें, लेकिन शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बैक टू द मार्केट, और बहुत ही थकाने वाला दिन आज, क्योंकि कुछ चल ही नहीं रहा है मार्केट में। कैसे टाइम स्पेंड करें? 3:30 में तो अभी वीरू 40 मिनट बाकी हैं। 40 मिनट बाकी, निकल जाएगा। अभी तो बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी है, थोड़ा सा उस पर बातचीत करेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा टफ है। और एक दो मैं स्टॉक्स देख लेता हूँ, उसके बाद ब्रेक के लिए बढ़ेंगे। और जो क्रैक हो रहे हैं, देखिए थोड़े से स्टॉक्स जो कि अब अपनी पैरिटी जो है वो मार्केट्स के साथ लूज़ कर रहे हैं। हमने लास्ट वीक ही एक रिपोर्ट आपके साथ डिस्कस की थी मॉर्निंग कॉल में और मुनाफे की तैयारी में भी, दैट्स आई थिंक OMCs कि OMCs को मेरे ख्याल से किसकी रिपोर्ट थी मैं भूल रहा हूँ, लेकिन डाउनग्रेड किया था 361.85 पर BPCL डे लो पर। HPCL लेके आइए आपकी स्क्रीन पर, ये भी डे लो पर ट्रेड कर रहा है 50 डे में। मानस
दरअसल आप जिसने भी इन दोनों स्टॉक्स में पैसा बनाया, अच्छा पैसा बनाया, आई मीन CY25 में बेस्ट परफॉर्मर रहे हैं ये। जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ हिंद पेट्रो, आई मीन 300 रुपये का स्टॉक ऑलमोस्ट 500 रुपये, सीरियस पैसा बना के दिया इसने। क्या ये अब आपको भी कुछ साइंस दे रहा है कि इट्स टाइम टू एग्जिट नाउ, 50 डे में आप वायलेट होने के कगार पे है? आपका टेक क्या है OMCs पे भी? तो देखिए जो लॉन्ग टर्म चार्ट्स हैं, अगर आप वहां पर देखें तो अभी कुछ हफ्तों पहले स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया 450 के, बहुत ही अहम रेजिस्टेंस को स्टॉक ने ब्रेक किया। उस 450 के ब्रेकआउट के जो टारगेट है वो करीब करीब 575 के आसपास के आते हैं। मेरा समझना है कि ये करेक्शन, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही सही जगह पर है जहां से स्टॉक रिवर्स हो सकता है। आई थिंक इस करेक्शन पे मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू बना के खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉस आपको 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे लगा के रखना है, तो 414 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। 575 तक के टारगेट्स आने वाले 6 से 12 महीने में पॉसिबल है HPCL में। ये रही OMCs की बात। और दो काउंटर्स जो कि थोड़ा सा क्रैक हो रहे हैं, जो कि प्रॉफिट बुकिंग के सीरियस आई मीन इंडिकेशन दे रहे हैं। कविता जी, एक बार आप मैरिको को देखिए। यही प्रश्न मैं मैरिको में पूछूंगा आपसे, मतलब अगर इट्स टाइम टू एग्जिट नाउ तो क्या एग्जिट करें? क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट प्राइस परफॉर्मर है FMCG में, और कहाँ निफ्टी FMCG इंडेक्स, कहाँ मैरिको, एक ज़मीन आसमान का अंतर रहा। लेकिन अब वो साइंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो विजिबल है। स्टॉक लगभग 50 रुपये टूट चुका है। अगर आप मैरिको में एक अच्छी रनअप देख चुके हैं और कैप्चर कर चुके हैं, मैरिको पे टेक क्या है आपका? तो वीरेंद्र जी, मैरिको में एक स्टीप फॉल हम लोगों ने देखा है। एज ऑफ नाउ काउंटर अपने 100 EMA पर खड़ा हुआ है, जो कि समाउ 718 के लेवल ही है। अगर ये लेवल टूटता है तो इट विल अप्रोच इट्स 200 EMA, जो कि 700 के लेवल पर है। तो मुझे लगता है एग्जिस्टिंग पोजीशन किसी की है तो उन्हें आज ही स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 715 के स्टॉप लॉस को मेंटेन करें अपने पोजीशन पर। ओके, मैरिको यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है, इसके लिए यहाँ पर आप स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करिए। मीनवाइल एक बार पॉलिसी बाजार देखते हैं, PB फिनटेक। ये स्टॉक थोड़ा सा अब ठीक ठाक मोमेंटम दिखाता हुआ। ये देखिए PB फिनटेक का, ये आशीष कयाल जी एक बार PB फिनटेक का चार्ट देखिए, कोई ट्रेड यहाँ पर? देखिए PB फिनटेक अगर आप देखें यहाँ पर पॉलिसी बाजार में, हम पिछले काफी दिनों से देख रहे हैं कि एक रेंज में चल रहा था स्टॉक, और अभी भी एक ब्रेकआउट आना बाकी है, लेकिन कंसोलिडेशन का दौर बहुत ही जल्द खत्म होना चाहिए और मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव रुझान यहाँ पर बन सकता है। ये स्टॉक करीबन ऊपर में 1920 लेवल तक जाने की गुंजाइश रखता है, और नीचे में जो सपोर्ट है वो अगर हम प्रीवियस स्विंग लो देखें तो करीबन 1770 का है। तो 1770 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर लॉन्ग किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम होराइजन आपको हफ्ता 10 दिन रखना होगा। हफ्ता 10 दिन का होराइजन आपको रखना पड़ेगा PB इन्फोटेक में। अच्छा, निफ्टी जो है उस दहलीज को, वो 26,200 को न तोड़ रहा है, न उससे अभी तक तो कोई बहुत बड़ा मूव नहीं दिया है, बस उसको पकड़ के चल रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे हम बातचीत कर रहे हैं, बट मैं एक स्टॉक और लेके आऊँगा। लेट्स ब्रिंग हिताची एनर्जी। पॉसिबली जब हम नेक्स्ट वीक फ्रेश आई थिंक माइंड के साथ, फ्रेश सेटअप के साथ आएंगे, तो आपको यहाँ पर व्यू क्या है? आई मीन राजेश सतपुते जी, हिताची एनर्जी को देखिएगा 22,150 पूरा हफ्ता, इनफैक्ट पूरे ये पिछले 10 दिन स्पेंड किए इसने टू क्रॉस दैट 22,300, 22,200। क्या लग रहा है? आई मीन नेक्स्ट वीक के लिए पॉसिबली नजर रखनी चाहिए इस स्टॉक पे? रखनी चाहिए वीरेंद्र जी। देखिए ये 52 वीक हाई पे कंसोलिडेट कर रहा है, दैट शोज द स्ट्रेंथ। अगर आप इसके शॉर्ट टर्म भी देखें तो सपोर्ट कहाँ बनता है, वो है इसका 10 DMA करीबन 2180 का, 21,800 का। सो 21,800 से लेके 22,500 तक का इसका एक ट्रेडिंग का रेंज बन रहा है। व्हाट इट नीड्स इज अ ब्रेकआउट। मुझे लगता है ये 22,400, 22,500 का लेवल निकले तो ये जाएगा कम से कम 500 से 600 रुपए का एक स्विंग दे देगा, वो भी मुझे लगता है कि एक ही दिन में। तो यहाँ पे बायस पॉजिटिव रखे, स्टॉप लॉस जो रखना है वो रहेगा 21,700 का। ओके, चलिए, तो ये इस समय हिताची एनर्जी पावर इंडिया, मतलब इस पर एक व्यू। एक बार मैं एक स्टॉक और देख रहा था, एक बार यथार्थ हॉस्पिटल देखिए ज़रा, वापस करीब करीब 9.25% नीचे इस समय ट्रेड करेगा यथार्थ हॉस्पिटल। और जैसे मैं कह रहा था, ब्लॉक डील हुई थी। वैसे स्टॉक ने काफ़ी अच्छा किया था, अगर आप देखें पिछले एक साल का अगर चार्ट देखेंगे स्टॉक का, तो इसमें काफ़ी अच्छे मूव्स रहे हैं।
आज लेकिन अच्छी खासी करेक्शन, ये देखिए आईपीओ के बाद स्टॉक काफ़ी करेक्ट हुआ था और उसके बाद से वन वे रैली हुई थी करीब करीब 345 से 843 पर। ये मानस जी एक बार यथार्थ हॉस्पिटल देखिए जरा, कैश का स्टॉक है वैसे, लेकिन काफ़ी हाई वॉल्यूम में ट्रेड करता है, कोई व्यू स्टॉक पर? देखिए अभी कुछ दिन पहले स्टॉक ने लोअर टॉप लोअर बॉटम्स पे कंफर्मेशन दिया था, फिर पुल बैक देखने को मिला। स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। एक टेक्निकल पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जिसका ब्रेकडाउन आज देखने को मिला है। आई थिंक ये फिसल सकता है 650 रुपए तक, जहां पर 200 डे मूविंग एवरेज आता है। इसलिए आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो कभी भी कोई उछाल मिले 725 तक, तो वहां पर आपको लॉन्ग पोजीशन से निकलना चाहिए। और अब फ्रेश खरीदारी तो केवल 775 के ऊपर ही करेंगे। तो जब तक 775 के नीचे है, ये सेल ऑन रैलीज का स्टॉक बना रहेगा। यहाँ पर यथार्थ हॉस्पिटल हेल्थ केयर स्पेस में याद रखिएगा सभी हॉस्पिटल स्टॉक्स ने पैसा बना के दिया है। और जल्दी जल्दी अगर आप देखें तो शायद थोड़ा सा मुझको डेविएट करना पड़ रहा है टॉपिक से, लेकिन एक बार लिखिए एशियन पेंट्स को। मैं देखिए अभी तो ट्रेड नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग अभी तो नहीं है ना, यथार्थ की ये जो मैं कुछ देर पहले बात कर रहा था हिताची एनर्जी को। एक बार आप देखिए एशियन पेंट्स को। एशियन पेंट्स ने पोस्ट नंबर जो अपना वो एक्शन था, रिएक्शन था नंबर्स के बाद का, उसको अभी भी खोया नहीं है, लूज़ नहीं किया है। और वो जो क्लासिकल फ्लैग था उसको मेंटेन करने के लिए आपको टेंडेमा को डिफेंड करना चाहिए था और आपने किया। और आज उस दिन के बाद पहली बार टेंडेमा छूकर ये 2318 जो है ना, माफ़ कीजिएगा आज का लो क्या था 2857, ये एग्जैक्टली टेंडेमा था और फिर वहीं से इजेक्ट कर गया। आपका टेक क्या होगा कविता जी? एशियन पेंट्स अभी कंसिडर करना चाहिए या फिर नेक्स्ट वीक कोई ट्रेजेक्टरी 29-29-20 की निकल जाए तब कंसिडर करना चाहिए एशियन पेंट्स को? See, as you rightly said, अपने फ्लैग फॉर्मेशन को भी इंटैक्ट किए हुए 10 EMA का सपोर्ट भी ले रहा है, बट ब्रेकआउट आने देना चाहिए। मुझे लगता है 2920 ये लेवल अगर क्रॉस होता है विद वॉल्यूम तो एक बहुत अच्छा फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट होगा। एंड इन दैट सिनेरियो हम 250 से 300 रुपए के अपसाइड मूव कमिंग वीक्स में आते हुए देख सकते हैं इस काउंटर पर। मुझे लगता है ब्रेकआउट के बाद बाय करना चाहिए। हुआ है एकदम से एशियन पेंट्स में, क्योंकि मैं देख रहा था इसकी एकदम से कॉल्स में मैसिव सर्ज और मैसिव बाइंग आई है। ये इस तरीके की कैंडल एक इंस्टीट्यूशनल स्टॉक में, बड़े निफ्टी स्टॉक में ऐसी छोटी मोटी ट्रेडिंग से नहीं बनेगी। यहाँ पर जिस तरीके के मूव्स एशियन पेंट्स में आ रहे हैं इस समय, वीरो बिल्कुल सही टाइम पे स्पॉट किया आपने इसको। और आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा ये, क्योंकि बिल्कुल वो पोल एंड फ्लैग पैटर्न का एक ब्रेकआउट के काफ़ी करीब है, लेकिन ब्रेकआउट 2900 के ऊपर आएगा तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे। लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव्स आए पिछले कुछ मिनटों में एशियन पेंट्स में। क्रूड में भी कुछ खास मूव तो है नहीं, तो ये पता नहीं कोई कॉर्पोरेट डेवलपमेंट है या नहीं है, लेकिन एकदम से मूव आया एशियन पेंट्स में क्लियरली। जहाँ एशियन पेंट्स से मूव स्ट्रॉन्ग है और ये अपनी उस फ्लैग की प्रॉपर्टी को मेंटेन करता हुआ। अब एक काम करते ब्रेक लेते हैं। इट्स 26211 ऑन निफ्टी। याद रखिएगा बाजार में अभी कोई मूव बहुत नहीं है, नो डाउट अबाउट दैट, कि एक बड़े मूव के बाद इंडेक्स जो है और बाजार जो है वो थोड़ा सा कंसोलिडेशन के मूड में चला गया है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आज बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में हमारे साथ होंगे दीपन मेहता। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। चलिए अब बात करते हैं एलेक्सर इक्विटीज़ के डायरेक्टर दीपन मेहता से। दीपन जी गुड आफ्टरनून। शुरुआत करते हैं एक ऐसे स्टॉक से जिसने बहुत समय के बाद एक मैसिव ब्रेकआउट दिखाया है, एशियन पेंट्स। यहाँ पर आपका क्या व्यू होगा? क्या यहाँ एक बेयर मार्केट खत्म हुई और अब क्या ये स्टॉक तैयार है वापस अपनी ओल्ड ग्लोरी की तरफ जाने के लिए? अनुज गुड आफ्टरनून और आपके शो पर इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, आई थिंक दैट डेफिनेटली ये हमने स्टॉक प्राइस में टर्न अराउंड देखा है। उसकी वजह ये भी है कि कई सारे एनालिस्ट और मैनेजमेंट का कहना है कि जितना भी कंपटीशन आने वाला था वो आ चुका है और फिर भी एशियन पेंट्स की ग्रोथ और मार्केट शेयर इज मोर और लेस इंटैक्ट। और जैसे जैसे इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी यू विल सी अर्निंग्स ग्रोथ इन एशियन पेंट्स एज वेल। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो पॉजिटिव्स है मोर और लेस फैक्टर्ड इन है, लेकिन डेफिनेटली देयर इज अ ट्रेडिंग रैली अंडर वे and stock price can go up higher. लेकिन on a fundamental basis और 3 to 5 year period ये जो इंडस्ट्री है और ये जो कंपनी है I don't think it will give a superlative outperformance. इसलिए as a existing shareholder of Asian Paints I think remain invested
लेकिन फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए आई थिंक डेफिनेटली फिर से सोचना पड़ेगा। दीपक जी नमस्कार, ये एशियन पेंट्स पे आपका व्यू था। कुछ स्टोरीज जो बहुत स्ट्रॉन्ग थी लाइक होटल्स रिट्रेस हुए पिछले 3-4 महीने में खूब, फिर आज बाइंग विजिबल है। ऐसे ही मतलब या तो होटल्स पे आपका व्यू या फिर कुछ वो स्टोरीज या फिर वो स्टॉक्स जो कोलैप्स हुए बट नाउ आई मीन फॉलिंग वेल इन आई थिंक जो आपके कंफर्टेबल बाइंग जोन है उसमें जो गिर रहे हो, ऐसे कुछ स्टॉक्स या फिर सेक्टर दीपन जी? नहीं, स्पेसिफिकली होटल शेयर्स के बारे में बात करेंगे तो अभी भी सेक्टर में काफ़ी अच्छी मोमेंटम है और यहाँ पर डिमांड सप्लाई की मिसमैच की वजह से वी आर सीइंग दैट अभी भी काफ़ी जो रेवेन्यू पर रूम है या फिर यूटिलाइजेशन लेवल्स है काफ़ी अच्छे हैं। सभी जो होटल कंपनीज है अच्छी तरीके से एक्सपेंशन कर रहे हैं, ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन, ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन, और वैल्यूएशन रीजनेबल है इफ यू कंसिडर कि दे आर एबल टू ग्रो। आई थिंक दे विल बी एबल टू ग्रो कंसिस्टेंटली फॉर नेक्स्ट 3 to 5 years। ये जो सेक्टर है उसमें इंडियन होटल्स वुड बी द टॉप पिक, लेकिन कई सारे जो टियर 2 टियर 3 होटल्स है जैसे कि लेमन ट्री है, आई थिंक दैट आल्सो सर्टेनली इज अ वेरी गुड प्लेयर विद इन द इंडस्ट्री, और रिस्क रिटर्न फेवर इज सर्टेनली फेवरिंग लेमन ट्री शेयर होल्डर्स। तो ये इंडस्ट्री जो है जरूर से आपको उसमें ओवरवेट रहना चाहिए। लेकिन अब हम क्या सोच रहे हैं इज यू वांट टू लुक एट इंडस्ट्रीज, और उस इंडस्ट्री में ऐसा कोई प्लेयर है जिसका बिजनेस मॉडल थोड़ा अलग से है, या फिर ऐसी कोई बिजनेस आई वुड से स्ट्रैटेजी है which will be able to ride the sector growth rate and deliver out performance। जैसे कि ट्रैवल टूरिज्म देखेंगे तो look at a company like यात्रा ऑनलाइन, यूजुअल डिस्क्लोजर हमारे क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट हमारा इन्वेस्टमेंट है, बहुत ही बढ़िया नतीजे आए हैं। इट्स अ परफेक्ट प्ले ऑन कॉर्पोरेट ट्रैवल एज वेल एज रिटेल ट्रैवल। फिर एक और कंपनी है BLS इंटरनेशनल, अगेन डिस्क्लोजर है टू वीजा प्रोसेसिंग, तो उनका भी काफ़ी अच्छा बिजनेस मॉडल है, काफ़ी स्टिकी क्लाइंट्स है। तो आई थिंक दैट विद इन द इंडस्ट्री अगर आप कुछ ऐसे प्लेयर्स को चुनेंगे जिनका बिजनेस मॉडल या उनकी पोजीशनिंग थोड़ी अलग से है एंड येट गिव अ फुल प्ले ऑन द इंडस्ट्री, आई थिंक वहाँ पर अच्छा स्कोप है रिटर्न के लिए। दीपन जी, एक स्टॉक ऑब्वियसली आप काफ़ी चर्चा में रहा है, वर्लपूल। अब बहुत लोग मान रहे हैं कि एक अच्छी MNC काफ़ी करेक्ट हो गई है, लेकिन दूसरी तरफ बाकी के प्रमोटर सेलिंग का भी ओवरहैंग रहेगा यहाँ पर। इस समय इस प्राइस पर आपका क्या व्यू होगा? स्पेसिफिकली ऑन वर्लपूल और अप्लायंस इंडस्ट्री, जब से LG लिस्ट हुई है पूरा फोकस हमारा वहां पर चल गया है, क्योंकि बहुत ही बढ़िया कंपनी है, इंडिया की लार्जेस्ट अप्लायंस कंपनी है, मल्टी प्रोडक्ट है, यानी कि उनका बिजनेस मॉडल डी रिस्क्ड है, वैल्यूएशन रीजनेबल है, और जैसे जैसे पूरी इंडस्ट्री एक्सपैंड होगी आई थिंक LG इलेक्ट्रॉनिक्स विल कंटिन्यू टू ग्रो प्रिटी वेल। तो हमारा जो फोकस है इज डेफिनेटली ऑन LG इलेक्ट्रॉनिक्स। इट इज चीपर, यानी कि वोल्टास, ब्लू स्टार, हैवेल्स इंडिया से ये सस्ता है और बड़ी कंपनी है, मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है, इवन वर्लपूल से भी ये बड़ी कंपनी है। तो आई थिंक साइज मींस दैट कंपनी शुड ट्रेड एट अ प्रीमियम मल्टीपल, जो कि अभी तक हुआ नहीं है। सितंबर के आंकड़े थोड़े वीक थे फॉर रीजंस व्हिच वी ऑल नो, लेकिन ये एक अच्छी ग्रोथ कंपनी है और इट्स अ फैंटास्टिक प्ले ऑन द अप्लायंस इंडस्ट्री। तो मेरे ख्याल से अमंग्स ऑल द अप्लायंसेस और कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी में ये हमारी प्रेफरेंस LG पर है। वर्लपूल आई थिंक ठीक है, मोर और लेस आई थिंक इट विल बी एवरेज परफॉर्मर, ऐसी कोई खास और परफॉर्मेंस की गुंजाइश नहीं दिख रही है। दीपन जी, कई बार आपने मेरे साथ बहुत सारी स्टोरीज शेयर करी कि हमने ये फ्रेश बाय किया है या फिर वैल्यूएशंस के लिहाज से अच्छा लग रहा है। कोई नया स्टॉक आइडिया क्या ऐड किया है आपने पिछले 3 महीने में या 2 महीने में, या फिर कोई पोस्ट नंबर्स स्टॉक आप लोगों ने ऐड किया हो? नहीं, आई थिंक वीरेंद्र, एज आई सेड कि हर एक इंडस्ट्री में वी आर ट्राइंग टू डू अ बॉटम अप स्टडी ऑफ स्टॉक्स। जैसे मैंने कहा ट्रैवल टूरिज्म में मैंने आपको 2 नाम दिए हैं, BLS इंटरनेशनल, यात्रा ऑनलाइन। वैसे अगर आप ऑटो इंडस्ट्री में जाएंगे तो 2 और इंटरेस्टिंग कंपनियां हैं। एक तो कार ट्रेड है जो कि काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिया है, परफेक्ट एग्जाम्पल हाउ प्लेटफॉर्म कंपनी कैन गो फ्रॉम लॉस मेकिंग टू सॉलिड प्रॉफिटेबिलिटी। हमने ये स्टॉक मिस किया है लेकिन ज़रूर से हमारी नज़र पर है। और फिर ऑटो एंसरी में एक कंपनी है SGS एंटरप्राइजेस, जो कि काफ़ी यूनिक बिजनेस है, उनके प्रोडक्ट जो है काफ़ी अलग टाइप के हैं एंड दे गो टूवर्ड्स मेकिंग दी OEM द एक्चुअल व्हीकल मोर एंड मोर प्रीमियम। वो लेबल्स बनाती है या फिर जो ग्राफिक्स जो जाते हैं ऑन दी कार्स एंड दी 2 व्हीलर्स, वो ग्राफिक्स बनाती है, डायल्स बनाती है। एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी भी अच्छी है, तो अलग टाइप का बिजनेस मॉडल है वहाँ पर। सिमिलरली अगर आप इंश्योरेंस देखेंगे तो वेरी पॉजिटिव ऑन कंपनी लाइक मेडी असिस्ट,
जो कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को एनेबल करती है टू प्रोसेस देयर क्लेम्स। और देन देयर इज पीबी फिनटेक ऑल्सो, जिस पर हमारी काफ़ी क्लोज नज़र है, क्योंकि ये भी एक प्लेटफॉर्म कंपनी है जो मेरे ख्याल से अगले 2-3 साल में इट विल गो इनटू सॉलिड प्रॉफिटेबिलिटी। टेक्निकली एक इंश्योरेंस एजेंसी का बिजनेस है, लेकिन काफ़ी स्टिकी रेवेन्यूज है, और जैसे जैसे कमीशन इनकम बढ़ती है उनकी, दे विल गेट वेरी गुड ऑपरेटिंग लेवरेज एज वेल। तो वैसे आई थिंक वी आर गोइंग सेक्टर बाय सेक्टर एंड लुकिंग फॉर कंपनीज विच हैव अ डिफरेंट बिजनेस मॉडल। फाइनेंशियल सर्विसेज में जैसे कि पेटीएम है, लुक्स इंटरेस्टिंग फ्रॉम अवर पॉइंट ऑफ व्यू। पाइन लैब्स भी है, आई थिंक दैट आल्सो लुकिंग इंटरेस्टिंग। तो वी आर गोइंग सेक्टर बाय सेक्टर, और वहां पर कौन सी ऐसी स्टोरी है, कौन सी ऐसी स्टॉक है जो कि पूरी सेक्टर पर प्ले है और बिजनेस मॉडल भी थोड़ा अलग टाइप का है। अच्छा, एक व्यू लेना चाहूँगा मैं आपसे एक्सचेंजेस पर। आज एमसीएक्स में थोड़ी करेक्शन है, लेकिन इससे पहले एक बड़ी रैली हुई। बीएसई में भी 3000 से 2000 की करेक्शन के बाद अब वापस वो ऑलमोस्ट 3000 पर। आईएक्स के खैर अपने अलग मसले हैं, लेकिन अदरवाइज बीएसई, एमसीएक्स या अनलिस्टेड मार्केट में एनएसई, इन पर आपका क्या व्यू रहेगा? देखिए, आई थिंक अभी ये फेयरली वैल्यूड है, और बीएसई एनएसई क्या है, वहां पर एक रेगुलेटरी ओवरहैंग है कि अगर सेबी ने कुछ भी वीकली ऑप्शंस पर कुछ भी रोक लगा दी तो डेफिनेटली उनके अर्निंग्स पर एक नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है, और ये रिस्क हमेशा रहेगा। राइट नाउ ऑफ कोर्स उन्होंने कहा है कि देयर इज नो चेंज इन दी काइंड ऑफ वीकली ऑप्शन की जो उनकी स्ट्रेटेजी है, पॉलिसी, वहां पर कोई भी चेंज नहीं है। लेकिन द बेसिक प्रॉब्लम विद बीएसई एनएसई इज की अगर ऑप्शंस का वॉल्यूम जो कि उनके लिए मेन स्टे बिजनेस है वो बहुत बढ़ जाता है और बहुत सारे ट्रेडर्स लॉस करने लगते हैं, देन आई थिंक रेगुलेटर विल बी फोर्स्ड टू पुट सम कर्व्स। इसलिए विद इन द एक्सचेंज स्पेस हमारी टॉप पिक, अगेन यूजुअल डिस्क्लोजर की ये स्टॉक हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में भी और हमारे क्लाइंट्स के पास भी ओनरशिप है, इज एमसीएक्स। एमसीएक्स की जो ऑप्शंस की जर्नी है वो पिछले 1-2 साल में ही शुरू हुई है, एंड आई थिंक दैट एज एंड व्हेन वी सी a more and more integration of the margin utilization for all the 3 exchanges, MCX का जो options का business है that should scale up very well, और काफ़ी अच्छी उनकी growth rate वहाँ पर आ सकती है। तो despite being one of the more expensive stocks, हमारा view MCX में positive है as compared to NSE और BSE। ओके, ये हो गई कैपिटल मार्केट थीम। दीपन जी, अब आते हैं डिफेंस पे, और डिफेंस में आजकल सुर्खियों में है HAL। और खैर वो जो लास्ट वीक दुबई में इंसिडेंट हुआ था, वो क्रैश दुखद था, लेकिन आज सुबह शायद HAL की टिप्पणी भी आई कि नथिंग रॉन्ग विद एयरक्राफ्ट थी, जिसके साथ कोई गलत नहीं था कुछ। बट फ्रेंकली स्पीकिंग, इस स्टॉक में आपने डेढ़ साल से पैसा नहीं बनाया। मई में इसका हाई लगा था 24 में 55.44। अब रूसी राष्ट्रपति की जो यात्रा है उसके बाद मैं यही सोच रहा था कि नेक्स्ट फेज क्या है HAL के लिए, क्योंकि भारत को अपनी 5वीं पीढ़ी का एयरक्राफ्ट का अगर वो जो स्पेस वैकेंट है उसको अगर फुलफिल करना है तो SU-57 की रिक्वायरमेंट होगी टिल द टाइम योर M का कम्स इन। अगर इस प्रकार की कोई डील होती है, HAL पे आपका टेक क्या होगा रिगार्डिंग SU-57? देखिए, जनरली हमारा व्यू डिफेंस इंडस्ट्रीज और PSU डिफेंस कंपनीज लाइक HAL पर पॉजिटिव है। उनकी जो ऑर्डर बुक पोजीशन है अभी भी काफ़ी स्ट्रांग है, यानी कि अर्निंग विजिबिलिटी बहुत ही बढ़िया है। लेकिन हर इन्वेस्टर को सोचना पड़ेगा कि उनका एक्सपोजर डिफेंस पर कितना है। अगर आपका एक्सपोजर कम है तो आपको स्ट्रैटेजी ऐसी फॉलो करनी चाहिए कि बाय एट करेक्शन, और करेक्शन आता है इसमें जब नतीजे खराब आते हैं, कुछ नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आता है, तो डेफिनेटली देयर इज टाइम वाइज प्राइस वाइज करेक्शन। तो करेक्टिव फेज में अगर आप लेंगे तो थोड़ी मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहती है। लेकिन ब्रॉडली जो डिफेंस सेक्टर है, डिफेंस स्टॉक्स है, दे आर वेल डिस्कवर्ड। इसलिए आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड अगर आपके पास एक्सपोजर नहीं है देन एक्सप्लोर गेटिंग इनटू दिस सेक्टर। लेकिन अगर आपके पास काफ़ी अच्छा एक्सपोजर है तो आई वुड से रिमेन इन्वेस्टेड। और जो प्राइवेट डिफेंस कंपनीज है वो तो बहुत ही महंगी है अकॉर्डिंग टू अस, और उनके भी जो नतीजे आते हैं काफ़ी वोलेटाइल आते हैं, तो आई वुड लाइक टू अवॉइड दैट। और मेरा फोकस रहेगा ऑन द PSU डिफेंस कंपनीज, और बाय ओनली व्हेन देयर इज नेगेटिव न्यूज़ फ्लो, बैड क्वार्टर, करेक्शन हो जाता है 15-20% का, वहां पर आप खरीदेंगे तो थोड़ी मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहेगी एंड यू कैन गेट गुड रिटर्न्स। दीपन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे आपकी रीसेंट बाइंग पर और क्या अवॉइड करना है, क्या खरीदना है, उस पर अपनी टिप्पणियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड हैव अ नाइस वीकेंड सर। चलते हैं अब आज की रणनीति पर। पहले क्लोज को देखते हैं। इट्स नहीं नॉट एग्जैक्टली क्लोज, बट ट्रैजेक्टरी क्या है क्लोज की। इट्स 26206 और 59,762। अनुज, शानदार हफ्ता और क्लोजिंग भी शानदार है। आपने
कुछ भी सरेंडर नहीं किया, है ना? कैसे अप्रोच करें इस क्लोजिंग को और अगले हफ्ते के लिए व्यू? बिल्कुल 100% व्यू कैरी करना है। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊं, निफ्टी और बैंक निफ्टी खास तौर से आरबीआई की पॉलिसी से पहले अगले हफ्ते, हाँ एक आज शाम का जीडीपी डेटा का रिस्क रहेगा, वो ओवरनाइट रिस्क रहेगा, लेकिन देखिए मार्केट के ट्रेंड पे भरोसा रखें। जब ट्रेंड इतना स्ट्रांग हो, इन दैट केस अगर गैप डाउन हुआ भी, वैसे तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हुआ भी बाई चांस, तो वो अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए ऐड करने के लिए। तो इसके लिए थोड़ा तो वीकेंड का रिस्क आपको लेना पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना, अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है तो व्यू मेरा यही रहेगा कि आप कैरी करिए, थोड़ा सा इस मार्केट में हिम्मत दिखाइए। चलिए एक काम करते हैं, अब मंडे की ट्रेड्स की तैयारी करते हैं। सबसे पहले तो यतिन के पास चलते हैं डीलिंग रूम फीडबैक के लिए। यतिन बताइए। गुड आफ्टरनून जी। गुड आफ्टरनून अनुज जी। और अगर हम देखें तो ऑटो सेल्स नंबर्स मंडे को आएंगे और उसके पहले हीरो मोटोकॉर्प ये काउंटर है जहाँ डीलर्स खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ डीलर्स को लगता है कि 1 से 2% का मोमेंटम मिलना चाहिए, क्योंकि ऑटो नंबर्स जो हैं वो अच्छे आने चाहिए। 20 से 25% की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है। तो हीरो मोटोकॉर्प एक काउंटर है ऑटो पैक में से जो डीलर्स बीटीएसटी की सजेशन दे रहे हैं, और डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड की यहाँ खरीदारी भी चल रही है। इसके अलावा फेडरल बैंक भी काफ़ी अच्छे एफएनओ ट्रेंड्स हैं। डीलर्स को लगता है कि यहाँ 265-270 के पोजिशनल टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। और आज भी अगर हम देखें तो दिसंबर फ्यूचर्स में लगभग 2% का इजाफा हुआ है ओपन इंटरेस्ट में। तो यहाँ फ्रेश लॉन्ग्स देखने को मिल रहे हैं, और ये भी एक काउंटर है जहाँ डीलर्स तेजी से सजेस्ट कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। ओके यतिन, शुक्रिया आपका पूरा ये इस दोनों स्टॉक्स पर टिप्पणियां करने के लिए। डीलर्स क्या चेस कर रहे हैं इस वक्त एज ऑफ नाउ इस मार्केट में। अब एक काम करते हैं, बीटीएससी ट्रेड शुरू करते हैं, और राजेश सतपुते जी पैरेड आपसे क्या पिक कर रहे हैं मंडे मॉर्निंग के लिए? वीरेंद्र जी देखिए, डॉक्टर रेड्डीज मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम आ रहा है, दिन के हाईएस्ट लेवल पे खड़ा है, तो एक डिफेंसिव बेट भी रहेगा, लेके जा सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 1250 के स्टॉप लॉस के साथ डॉक्टर रेड्डीज बाय होगा। टारगेट होगा 1290 से लेके 1300। डॉक्टर रेड्डीज बाय होगा। मानस जी बताइए, आप क्या पिक कर रहे हैं, बीटीएसटी एसटीबीटी? देखिए बीटीएसटी करेंगे और एमएनएम के फ्यूचर में खरीदारी करके जाएंगे। 3780 के प्राइस चल रहे हैं। 3749 के स्टॉप लॉस से एमएनएम के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे, और 3840 के टारगेट सेट करेंगे। ओके एमएनएम आपका 37 में बाय कॉल। अरुण जी आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी मेरा भी स्टॉक ऑटो सेक्टर से रहेगा। भारत फोर्ज में बीटीएसटी करने की सलाह है। इंट्राडे लो से काफी अच्छी रिकवरी आई है, मुझे लग रहा है रिकवरी कंटिन्यू रहेगी। 1419 का स्टॉप लॉस लगा है, स्टॉक को बाय करें। एज अ बीटीएसटी 1472 तक के टारगेट्स। ओके भारत फौज आपकी बाय कॉल 1435 पे। कविता जी आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरेंद्र जी कमिंस इंडिया पर होगा मेरा ट्रेड। एज ऑफ नाउ लिटिल प्रीएम्प्ट कर रही हूँ मैं। 4480 के लेवल पर है, ब्रेकआउट इज अबाउट टू कम, बट अंटिल ये काउंटर अपने 4460 के लेवल को मेंटेन किए हुए हैं। अपसाइड मुझे लगता है 4540 4560 के प्राइस मूव के लिए आप कमिंस इंडिया पर एक बाय ट्रेड ले सकते हैं। कमिंस इंडिया पे 4481 पे। अमित जी के पास चलते हैं, और अमित जी आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरेंद्र जी बजाज ऑटो के साथ जाऊंगा। आज यहाँ पे एक शेकआउट हुआ है, स्टॉक ऑलमोस्ट 50 डेमा तक जाके इसने टेस्ट किया, और उसके बाद अब ये डेज हाई 10 और 20 डेमा के ऊपर क्लोज कर रहा है। 9074 का प्राइस है, 9000 का स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट्स रहेंगे 9250 के। ओके बजाज ऑटो 9073 पे आपकी बाय कॉल, और ट्रेड्स पूरे हो गए यहाँ पर सतपुते जी का, और मानस जी, अरुण जी, कविता जी और अमित जी का। थोड़ी सी स्कैनिंग इस लिहाज से करते हैं कि डेरिवेटिव्स में क्या हुआ आज, ब्रेथ क्या रही। देखिए ब्रेथ एक बार जरा स्क्रीन पे लिख आइएगा, लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग, सबके स्टैट्स, 4 स्टैट्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे, नंबर्स और शॉर्ट। कल भी इनफैक्ट शॉर्ट ज़्यादा था। देखिए कल के अगर आप स्टैट्स को देखें ना, और माफ़ी चाहूँगा, कल के स्टैट्स में एफआईएस ने स्टॉक फ्यूचर्स में काफ़ी शॉर्टिंग की थी, तो वो चीज़ विजिबल थी सेकेंड हाफ में। मेरे ख्याल से कल भी 100 से ऊपर शॉर्ट थे, आज भी 100 से ऊपर शॉर्ट हैं, और ये थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन आपका स्टॉक्स में है, भले इंडेक्स में ना हो। लॉन्ग 58, 23 में शॉर्ट कवरिंग, और 26 में लॉन्ग अनवाइंडिंग, यानी प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए। 58 लॉन्ग कौन से आइए देखते हैं। देखिए इसमें आज रिवर्सल्स थे। आज लॉन्ग उन स्टॉक्स में था जिनमें रिवर्सल्स थे, वरुण बेवरेजेस, एसआरएफ, कल्याण। बाकी अगर आप देखें जीएमआर एयरपोर्ट्स और एमएनएम, ये स्ट्रॉन्ग केस है। जीएमआर एयरपोर्ट्स ऑलमोस्ट करियर हाई, एमएनएम ऑल टाइम हाई। लॉरस लैब क्या गजब का स्टॉक रहा जनाब, ये वाकई आज फार्मा में अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी, ये अभी भी शॉर्ट कवरिंग के सारे भागता हुआ एंड हेडिंग टुवर्ड्स आई थिंक न्यू हाइस। हिंदुस्तान जिंक और पेटीएम
361 एक्साइड, इन सभी में शॉर्ट कवरिंग थी। शॉर्ट का तबका कौन सा, ये देखते हैं जरा कहाँ कहाँ पे शॉर्ट्स ओपन हुए। गेल इवेंट बेस्ड न्यूज़ थी और पीएनजीआईबी का आदेश, टैरिफ हाइक उतना नहीं हुआ जितना चाहती थी गेल या फिर मार्केट्स की एक्सपेक्टेशन। बाकी एस्ट्रल, एनसीसी, एचडीएफसी लाइफ, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, इन सभी काउंटर्स में क्रैक था, बट शॉर्ट बिल्डअप हुआ और लॉन्ग अनवाइंडिंग प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए। लास्ट में है एमसीएक्स, आज कुछ खबरें भी ऐसी रहीं। बाकी एसबीआई लाइफ, बीपीसीएल, एपीएल, अपोलो ट्यूब्स और एबीबी, ये सभी काउंटर्स में आज प्रॉफिट टेकिंग थी। एबीबी लेके आई है, एबीबी आप यकीन मानिए ये एक ऐसा फेज रहा जब कैपिटल गुड्स ने सबसे ज़्यादा पैसा बना के दिया, वेदर इट्स एलएनटी, वेदर इट्स बीएचईएल, सिमेंस, कमिंस, बट एबीबी इस पूरी दौड़ में एक बार रखिएगा स्क्रीन पे, पीछे रह गया, बहुत पीछे रह गया। आपकी रीडिंग अमित जी क्या है एबीबी पे? आई मीन अब थोड़ा सा चीज़ ये है कि इट्स नॉट सिंकिंग फर्दर, ये अब और नहीं गिर रहा है। इसने लगभग पूरा मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इसी रेंज में बता दिया है। अब ये अटेम्प्ट कर रहा है 100 डे का। एबीबी पे आपका मैं ये उसके लिए प्रश्न पूछ रहा हूँ जो इसमें ट्रैप्ड है थोड़ा सा, कैसे अप्रोच करना चाहिए इस स्टॉक को? बिरेन जी देखिए, अगर ट्रैप है तो बने रहे 5100 का स्टॉप लॉस रहेगा, बट डेफिनेटली अगर हम कंपेयर करें लार्सन कमिंस इंडिया में जैसा आउट परफॉर्मेंस देखा है यहाँ पे नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कंफर्मेशन का वेट करेंगे। 5250 के ऊपर अगर निकलेगा, आज जैसे इसने अपना सारा गेन्स गिव अप कर दिए, 5250 के ऊपर अगर 1 से 2 दिनों में निकलेगा तो मेरे ख्याल से ये जो बेस बनाया है वो थोड़ा सा कंफर्मेशन मिलेगा कि कंपटीशन का है। सो पॉजिटिव कंफर्मेशन ओनली अबव 5250। सिमेंस आपकी स्क्रीन पे 3298 पे एबीबी, और स्क्रीन पे जो चीज़ें थोड़ी सी मतलब अच्छे लग रही हैं, हिताची एनर्जी की जो बात हुई थी जनाब वो अच्छी क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ठीक ठाक क्लोज की तरफ बढ़ रहा है बट नॉट इम्प्रेसिव। नुवामा वेल्थ की जो बात हुई थी बहुत ही शानदार क्लोज के ऊपर बढ़ता हुआ और एक फ्लैग का ब्रेकआउट है यहाँ पे। बट जो चीज़ मेरे दिल को इम्प्रेस कर रही है ना, यकीन मानिए, फॉर नेक्स्ट वीक दैट्स निफ्टी फार्मा एंड मोर देन दैट, उससे भी ज़्यादा अगर आप देखें तो निफ्टी हेल्थ केयर। अब निफ्टी हेल्थ केयर में याद रखिएगा आपके हॉस्पिटल स्टॉक्स पे आते हैं, बट मानस जरा एक बार निफ्टी हेल्थ केयर को देखिए। आपका अगर मैं आपसे एक व्यू पूछूं कि अगले हफ्ते के लिए सबसे प्रेफर्ड स्टॉक क्या होगा, जिस प्रकार की इस इंडेक्स की प्लेसमेंट है अक्टूबर 2024 से, यानी करीब आप समझिएगा कि ये 13 महीने के ब्रेकआउट के लिए प्रिपेयर करता हुआ, इस ब्रेकआउट को, इस एंटिसिपेटेड ब्रेकआउट को किन स्टॉक्स के जरिए खेलना चाहिए? जी, तो देखिए पहले तो इप्का लैब पे ध्यान दीजिए। इप्का लैब करेक्ट हुआ था, 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, आज एक बढ़िया कैंडल बनी है। मेरा समझना है कि करेक्शन कंप्लीट हुआ है, तो इप्का लैब में 1420 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी चाहिए, 1530 तक के टारगेट पॉसिबल है। और जो दूसरा स्टॉक है वो मैंने पहले भी रिकमेंड किया, लॉरेस लैब, यहाँ पर भी खरीदारी करनी चाहिए, अभी भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 1015 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे, 1060 1065 तक के टारगेट पॉसिबल है लॉरेस लैब में भी। ओके, लॉरेस लैब्स में भी हायर टारगेट पॉसिबल हैं। अब बात करते हैं अगले हफ्ते के ट्रिगर्स की, जिसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली आरबीआई पॉलिसी और ऑटो सेल्स। लेकिन कंचन के पास चलते हैं डिटेल्स के लिए। कंचन, गुड आफ्टरनून। जी, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो आज का दिन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज इस टाइम पे आज हमें 4 बजे फिस्कल ईयर 26 क्वार्टर 2 के जो जीडीपी का डेटा है वो आते हुए दिखाई देगा, जिसका रिएक्शन हमें सोमवार को मार्केट में आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। और साथ ही साथ आज शाम 5 बजे से जो आरबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसकी भी शुरुआत होने वाली है। आज को हटा के अगर हम देखें तो कल से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो लाइनअप में है। कल जो है लेंसकार्ट के क्वार्टर 2 के जो नंबर हैं वो आपको आते हुए दिखाई देंगे। याद होगा कितना बज़ इसका आईपीओ का मार्केट में बना हुआ था। 1 दिसंबर की बात करी जाए तो ऑटो सेल्स के आंकड़े हमें पहली तारीख को मार्केट में आते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा एचएसबीसी मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के जो नंबर्स हैं वो भी आएंगे और यूएस के लिहाज से भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। S&P ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का जो डेटा है वो भी इसी दिन आएगा। 2 दिसंबर की बात करी जाए तो यहाँ पे जो फेड के चेयरमैन है जेरोम पोवेल, उनकी जो स्पीच है वो होगी, इसलिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ग्लोबल मार्केट के लिहाज से। 3 दिसंबर जो आरबीआई की ब्याज दरें है उसकी जो एमपीसी की बैठक है उसकी शुरुआत हो जाएगी। मीशो का आईपीओ आने वाला है करीब 5,500 करोड़ का, वो भी इस दिन ओपन होगा। साथ में एचएसबीसी कॉम्पोजिट और सर्विस पीएमआई के जो नंबर्स हैं वो भी आपको इसी दिन आते हुए दिखाई पड़ेंगे। 4 दिसंबर की तरफ आगे बढ़ा जाए तो यूएस में इनिशियल जॉबलेस क्लेम का जो डेटा है इसी दिन आएगा। और बात करी जाए 5 दिसंबर यानी कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दिन होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हम बोलेंगे फ्राइडे, क्योंकि यहाँ पे
आरबीआई का जो रेट कट है उसके ऊपर जो फैसला है वो आता हुआ दिखाई देगा। फेड की जो बैलेंस शीट है वो भी इसी दिन आएगी। हिंदुस्तान यूनिलीवर की जो डीमर्जर है उसकी ये एक्स डेट है और साथ में कैम्स के स्टॉक स्प्लिट की भी एक्स डेट है। और 3 दिसंबर को मैंने मिस कर दिया था बोलना, एमपीसी की जो बैठक है वो शुरू होने वाली, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट आज के फ्राइडे से लेके अगला फ्राइडे होने वाला है बाजार के लिए। शुक्रिया कंचन इन सभी इवेंट्स पर प्रकाश डालने के लिए जो कि नेक्स्ट वीक बाजार को प्रभावित करेंगे। अच्छा, मैं बहुत ही एक सही आदमी तो नहीं हूँ ये बताने के लिए कि OTT पे और सिनेमाघरों में इस वीकेंड पे क्या दिखाने लायक है। राजेश जी है नहीं, दरअसल वो आज घर में एक उनकी शादी है उसमें मशरूफ़ हैं, लेकिन फिर भी मैं बयां कर देता हूँ फिल्म रिलीज़ कौन कौन सी से। तेरे इश्क में, ये मतलब सिनेमाघरों में याद रखिएगा, और तेरे इश्क में मेरे थे कृति सेनन स्टारर, और उसके बाद गुस्ताख इश्क ये दूसरा, और तीसरा है क्या है ज़ूटोपिया 2, ये है जनाब सिनेमाघरों में। और OTT पे स्ट्रेंजर थिंग्स सीज़न 5 हमने तो कोई भी नहीं देखा। उसके बाद सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, जिंगल बेल हीस्ट और 3 इडियट्स इन कीनिया। अनुज, इस वीकेंड का क्या प्लान है? बिल्कुल, आपने एज्यूम कर लिया होगा मैं क्या देखने वाला हूँ इनमें से। मतलब 2 लड़कियों के पापा से आप क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे। ज़ूटोपिया 2 ऑलरेडी लाइंड अप है और टिकटें बुक कर चुका हूँ मैं ज़ूटोपिया 2 की, तो यही देखने वाला हूँ। डिज्नी की फिल्म है ये ऑब्वियसली, तो ये मेरा वीकेंड तो इसी में जाने वाला है। मानस, इस वीकेंड आपने क्या देखा, क्या प्लान बनाया? इस वीक नहीं, मेरे ख्याल से कुछ भी देखना, कुछ मैरिज के इनविटेशन, एक्चुअली मैरिजेस बहुत चल रही हैं, तो शायद उसी में जाना होगा। भाई साहब मैं बताओ, ये अनुज, ये आजकल ना सड़कें पार करना मुश्किल हो जाता है, स्पेशली हाईवेज पार करना मुश्किल हो जाता है। अगर आपको एक्सप्रेसवे पे जा रहे हैं और वहाँ एक शादी है ना, यकीन मानिए इतने कार्ड्स इतनी शादियाँ की पूछे मत। कविता जी, आपका वीकेंड प्लान क्या है? मेरे तो घर में शादी है मेरे सिस्टर के बेटे की ऑन 6, 7, 8, 9, तो अभी वैसे हॉस्पिटल में बिजी थी, अब उधर बिजी होने वाली हूँ। किसकी शादी है? सिस्टर के बेटे की? यस, माय रियल सिस्टर। यस। अच्छा अनुज, देख रहे हैं आप? देख रहा हूँ। सिस्टर के बेटे की मैंने इसलिए दोबारा पूछ लिया, मुझे कंफ्यूजन था। सही है। 3 इडियट्स इन कीनिया, ये इंटरेस्टिंग लग रही है वैसे। हाँ, अमित जी आपका क्या प्लान वीकेंड का? जी वीरेन जी, मेरे बेटे के कुछ क्रिकेट मैचेस लाइंड अप हैं डिवीजन के, तो मैं वो टाइम मिलेगा मैं सैटरडे संडे वही देखने जाऊंगा। अमित जी कहीं ना कहीं मशरूफ रहते हैं। अरुण जी, आपका प्लान वीकेंड का? वीरेन जी सेम प्लान है, 2 मैरिजेस है उनको ही अटेंड करना है, और वो आज से शुरू है, लगभग मंडे तक 4 दिन तक का यही प्रोग्राम। अच्छा, ये पता है बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है वीरू, जब हम बच्चे थे तब हमारा प्लान, वीकेंड का प्लान डिपेंड होता था कि मम्मी पापा क्या करने वाले हैं। अब हम बड़े हो गए तो हमारा वीकेंड प्लान है कि बच्चे क्या करने वाले हैं। मतलब हमारा वीकेंड प्लान कब होगा, कैसे होगा, वो कोई दूसरा तय करता है, कोई ना कोई दूसरा तय करता है ना। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है वैसे। अरे हमारा वीकेंड बड़ा होता नहीं था, क्योंकि हमारे टाइम तो सैटरडे को स्कूल खुलते थे, तो हम तो स्कूल जाते थे, ले दे के एक संडे होता था, है ना। ठीक बात है। तो अब वीकेंड बड़ा हो गया काफ़ी, क्योंकि सैटरडे है, संडे है, बच्चे कुछ ना कुछ फ्राइडे से सोचना शुरू कर देते हैं। ठीक है, चलिए खैर, अब ये थी वीकेंड की बातें, और बहुत अच्छा रहे आप सभी का वीकेंड, यही हम मनोकामना करते हैं। खैर, अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। 26,200 बिल्कुल फ्लैट इंडेक्स ने ये आज का दिन बिल्कुल किसी हद तक आप कह सकते हैं कि कंसिडरेशन के लिए चुना। सेम एज द निफ्टी आईटी करीब 0.17% नीचे 37,382 पे, और निफ्टी बैंक आप कह सकते हैं कि तीनों ही इंडिसेस ने, चाहे वो निफ्टी आईटी हो, निफ्टी बैंक हो, चाहे वो निफ्टी हो, अपने आप के लिए ये दिन रिजर्व कर रखा था कंसिडरेशन के लिए। देखिए, बहुत ज़रूरी होता है किसी भी बड़े मूव को जस्टिफाई करने के लिए, किसी भी बड़े मूव को पचाने के लिए, इट्स क्वाइट नेसेसरी। अच्छा, मैं बताऊँ आपको, इस वीक की प्राइस परफॉर्मेंस देखिए निफ्टी की वीकली बेसिस पे। निफ्टी का लो था 25,848 और हमने हाई क्रिएट किया, आप ये समझिएगा कि 292, 310 मेरे ख्याल से, यानी आप 450 पॉइंट एक वीकली बेसिस पे 450 पॉइंट की गेन एट ऑल टाइम हाई। और आप जब क्रॉस कर रहे हैं पिछले यानी सितंबर 2024 के हाई को, बहुत ज़रूरी होता है, वो रिक्वायर्ड कंसोलिडेशन हुआ है। और जहाँ तक निफ्टी बैंक का सवाल है,
डायरेक्टर साहब एक बार प्लीज जरा 60,000 की कॉल लिखाइएगा निफ्टी बैंक की। नेक्स्ट वीक एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, पॉलिसी है, उससे पहले जरा कॉल कंसंट्रेशन देखते हैं। 3 चीज़ रखिएगा, 60,000 की कॉल, 59,500 की पुट और 59,000 की पुट। जब मैं कल के स्टैट्स देख रहा था, लुक एट आउटस्टैंडिंग वाई एट 60,000 कॉल, करीब 11 लाख का 33% बिल्डअप, यानी सिंपली ये एक टफ रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। 60,000, 59,900 और 60,100, ये 200 पॉइंट 300 पॉइंट एक टफ रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेंगे। ये भी अच्छी बात है कि यहाँ पर 59,500 की पुट, इसका आउटस्टैंडिंग वाई 31% बढ़ के 950 हो गया है। और ये कौन सी पुट है? ये, हाँ, अब लेके आइए आप 59,000 की पुट। मैं ये क्यों आपके जहन में डाल रहा हूँ कि 59,000 की पुट का वाई देखिएगा, क्योंकि निफ्टी बैंक का 10 डेमा अभी भी आ रहा है 59,200 पे। तो हम देखने की कोशिश करेंगे एक बड़े हफ्ते में, एक क्रिटिकल हफ्ते में हम जब जा रहे हैं, तो हमारे निफ्टी बैंक, हमें लीडिंग इंडिकेटर सो फार, अभी भी याद रखिएगा निफ्टी बैंक का ऑप्शन बेस परसिस्ट करता है 59,000 पे, 59,000 पे, 59,200 पे, क्योंकि यहाँ पे आपका 59,200 पे 10 डेमा है और 59,000 की पुट सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है 13,10,000 का। तो अभी तक याद रखिएगा बेस निफ्टी बैंक का 59,200 और 59,000 के आसपास आ रहा है। अच्छा, एक बार लेके आइए आप निफ्टी की 26,000 की पुट और एक बार 26,200 की पुट। क्या जो पुट राइटर्स 26,000 पे थे वो क्या वो उठकर ऊपर के स्ट्राइक्स में आए? डायरेक्टर साहब सिर्फ ये 2 चीज़ दिखाइएगा, फिर हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। मतलब जब हम नेक्स्ट वीक में जा रहे हैं तो पोटेंशियल अपसाइड की ज़्यादा है, डाउन साइड के। ये है 26,000 की पुट, 1,85,00,000 का आउटस्टैंडिंग हुआ है, और ये 26,200 की पुट 1,30,00,000, यानी स्टिल जो अनुज सुबह टिप्पणी कर रहे थे, मैं टिप्पणी कर रहा था कि द बेस फॉर निफ्टी स्टिल परसिस्ट एट 26,000। वो अभी भी इन स्टेट्स के मुताबिक अभी भी वही है, वो अभी शिफ्ट नहीं हुआ है ऊपर स्ट्राइक्स पे। और एक बात याद रखिएगा, निफ्टी का 10 डेम आता है करीब करीब 26,070 पे, यानी बेस अभी भी 26,070 पे, 26,000 की जोन पे। कंसोलिडेशन हुआ लेकिन बेस वहीं परसिस्ट करता है। खैर, अब आते हैं हम क्लोजिंग की तरफ। इट्स 26,208, निफ्टी बैंक 59,764, और आपकी स्क्रीन पर अगर आप देखें तो आज का दिन इसे कहते हैं कंसोलिडेशन। संघर्ष जारी है लेकिन हायर जोन्स पे याद रखिएगा। मिड कैप्स थोड़ा सा स्लाइटली बैकफुट पे थे, नॉट डिसाइसिवली। और जरा स्मॉल कैप इंडेक्स लिखे आइए, वहाँ पे क्या रुझान था जरा उसको भी देखते हैं। वो भी थोड़ा सा अगर आप देखें थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ इस हफ्ते। एडवांस डिक्लाइन रेशियो वेल इन फेवर ऑफ आई थिंक बोथ। आई मीन एडवांस डिक्लाइन रेशियो थोड़ा सा पॉइज था इवनली, और ब्रेथ डेरिवेटिव्स में भी नेगेटिव थी। बाकी अगर आप सेक्टर इंडेक्सेस को देखें तो यहाँ पे बैंक संघर्ष, बाकी डिसाइसिव मूव था निफ्टी ऑटो में, और एक मूव था फार्मा में। देखिए, मैं पूरी तरीके से प्रशंसा करूंगा इसकी निफ्टी फार्मा की, जिस प्रकार की प्लेसमेंट है निफ्टी फार्मा की हेल्थ केयर की, और ड्रिफ्ट कोलैप्स हुए यहाँ पर एनर्जी स्पेस, ऑयल गैस स्पेस, और उसके बाद अगर आप देखें तो जो बड़ा डिप था वो था कैपिटल मार्केट स्पेस में, और साथ ही साथ निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में। कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में जो कोलैप्स था उसको लीड किया एमसीएक्स ने। और टुवर्ड्स क्लोज मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, लुक एट एमसीएक्स, सॉरी एसआरएफ। सुबह हमने जो पहला ट्रेड या दूसरा ट्रेड पकड़ा था एसआरएफ, क्या खूबसूरत रिवर्सल था। मेरे ख्याल से बात हुई थी 2884 के आसपास, 2933 पे सारे एवरेजेस के ऊपर क्लोज होने की तैयारी करता हुआ। तो बहुत ही खूबसूरत एक रिवर्सल आज। और जरा प्लीज निफ्टी के शक्ल सूरत दिखाइए टुवर्ड्स क्लोज, क्या रहा निफ्टी का रुझान और कौन से थे यहाँ पे टॉप गेनर्स और लूजर्स। खैर, निफ्टी आपकी स्क्रीन पे शट 26205। एमएनएम ने आज ये पारी को लीड किया, सन फार्मा ने, कोटक महिंद्रा बैंक ने, एचयूएल ने। एचयूएल में एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल था, एमएनएम ऑल टाइम हाई पे। और जैसे कि बार बार मैं प्रशंसा कर रहा हूँ निफ्टी फार्मा की, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आज लॉरस, सन फार्मा, इप्का और कुछ हद तक सिंजिन ने दिया। बाकी बैकफुट पे थे एसबीआई लाइफ, पावर ग्रिड, एचडीएफसी लाइफ, श्रीराम फाइनेंस और एटर्नल फर्दर कोलैप्स हुआ। भारतीय एयरटेल इस हफ्ते प्रॉफिट टेकिंग मोड पे रहा। तो ये था ये हफ्ता, अच्छा था हफ्ता, नो डाउट अबाउट दैट। बट ये था कि बात आज का दिन संघर्ष था, और जो भी हमने खाया पिया था उसको पचाया बाजार ने आज, जिसे आप कहते हैं ना टेक्निकल्स में कंसिडरेशन विद साइडवेज मूवमेंट। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, और आपसे अगली मुलाकात होगी सोमवार को सुबह सुबह मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी। तब तक के लिए नमस्कार एंड हैव अ नाइस वीकेंड।